हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 की समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे वो सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर जो हमारा सोशियोलॉजी है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या मार्क्स वेटेज रहने वाला है, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स का आएगा। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे और जो भी हमारा न्यू पैटर्न होने वाला है इस बार एग्जाम का, उन्हीं सारे न्यू पैटर्न के अंदर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर जो हमारा समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो है उसका हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिया गया है, आपके चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। कुछ चैप्टर जो है आपके TMA वाले पार्ट में रखे गए हैं और कुछ चैप्टर जो है आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर रखे गए हैं। जितने भी हमारे चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर रखे गए हैं, सिर्फ आपको उन्हीं चैप्टर को जो है अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि उन्हीं चैप्टर में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। बाकी जितने भी चैप्टर हमारे TMA के अंदर आ रहे हैं उन चैप्टर्स को आपको नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे TMA वाले कॉलम में दिए गए हैं और इन चैप्टर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जो हमारे 20 चैप्टर दिए गए हैं सोशियोलॉजी के अंदर, उन्हीं 20 चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं आखिर हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या मार्क्स वेटेज रहने वाला है सोशियोलॉजी के अंदर। सोशियोलॉजी आपके पास जितने भी और भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जा रहा है इस बार, वो 2 तरीके से किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप में आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर आपके MCQ, 1 वर्ड क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, मैच द फ्लोइंग हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। बाकी हमारे जो सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट आंसर्स हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए, वो सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप में आ रहे हैं, जिसके अंदर सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आपको आंसर जो है वो लिखना होगा। बाकी जो हमारे सब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ लिखना नहीं है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसको फिल करना है, या MCQ के अंदर आपका जो करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो इस तरीके से जो है इस बार क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जा रहा है। बाकी जो आपका सोशियोलॉजी का मार्क्स वेटेज रहने वाला है कि कौन सा मॉड्यूल जो है आपका कितने मार्क्स में आने वाला है। तो सोशियोलॉजी का फर्स्ट मॉड्यूल है वो 16 मार्क्स का आ रहा है, यानी जितने ये वाले चैप्टर है हमारे वो टोटल 16 मार्क्स के आ रहे हैं। बाकी सेकंड मॉड्यूल जो है वो है हमारा 24 मार्क्स का आ रहा है। थर्ड मॉड्यूल जो है वो 16 मार्क्स का आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ मॉड्यूल जो है वो 30 मार्क्स का आ रहा है। तो जो फोर्थ मॉड्यूल है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो 5th मॉड्यूल है ऑप्शनल मॉड्यूल, इसके अंदर आपको A या B में से एक ही मॉड्यूल जो है वो प्रिपेयर करना होता है, वो 14 मार्क्स का आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा मार्क्स वेटेज हो गया सोशियोलॉजी का। आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। जो मॉड्यूल आपको सबसे ज्यादा ईजी लगता है, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, उन मॉड्यूल में से जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी उनको आपको सबसे ज्यादा करना है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो और आप इजीली पास हो जाओ। तो सबसे पहले हम जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं सोशियोलॉजी के उसको करेंगे, मतलब कि हम पहले सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को करेंगे, देन उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में शोध करने की प्रमुख विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इन सोशियोलॉजी। यानी कि सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के अंदर कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज किया जाता है समाज के बारे में जानने के लिए। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें समाज के बारे में अध्ययन करना होता है। जो भी हमारे समाज के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, उन सबका अध्ययन ही सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के अंदर किया जाता है। उसके लिए अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड है हिस्टोरिकल मेथड यानी ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि के अंदर क्या होता है, जो समय बीत चुका है उस समय में जो भी स्पेशल इवेंट्स हुए हैं, यानी जो भी स्पेशल आप कह सकते हो विशेष घटनाएं हैं, उन सबका अध्ययन या स्टडीज करना ही हमारा ऐतिहासिक विधि के अंदर आता है। अब उन इवेंट्स या जो भी घटनाएं हैं उन सबकी स्टडीज किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि अब जो कल बीत चुका है या इतने सालों पहले जो कुछ भी हुआ है, हम उस समय में तो नहीं जा सकते हैं। उस समय के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी न्यूज़पेपर्स होंगे, जो भी लॉज होंगे, डायरी हमें उस समय की मिलेंगी, उन लॉज, डायरी, डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, पुराने समय में जो भी स्पेशल इवेंट्स हुए हैं उन सभी की स्टडीज कर सकते हैं, और उस समय में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला गया है, यही सारी चीजें जो है हिस्टोरिकल मेथड के अंदर करनी होती है। नेक्स्ट मेथड है तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। अलग अलग देश, अलग अलग कास्ट, कल्चर के लोग जैसे हमारे समाज के अंदर रहते हैं,
है, उन सभी के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे तुलना करनी है, ये तुलना जो की जाती है समाज के अंदर वो हमारा तुलनात्मक विधि के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर कंपेयर किया जा रहा है। समाज के अंदर सिर्फ एक धर्म या एक जाति के लोग नहीं रहते हमारे, हम सभी जानते हैं हमारे पूरे दुनिया के अंदर या हमारे भारत देश के ही अंदर अलग अलग समुदाय, धर्म और जाति के लोग रहते हैं। उन सभी का अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और अध्ययन करते समय उन सब में जो तुलना की जाती है वो कौन से मेथड से की जाती है, वो कंपैरेटिव मेथड से की जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या होता है, सामाजिक व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है, यानी सोशल बिहेवियर जो है इसके अंदर यूज किया जाता है। साथ ही जो समाज के अंदर अलग अलग समय के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं उन सभी चेंजेस और उन परिवर्तनों का अध्ययन करना, स्टडीज करना हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आता है। गुप्त तरीके से समाज में मानवीय व्यवहारों पर प्रयोग किया जाता है, यानी इसको बहुत ही आप कह सकते हो गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से जो है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज की जाती है, जो हमारा थर्ड मेथड है प्रयोगात्मक विधि के अंदर। फोर्थ मेथड है कार्यक्षम विधि यानी एफिशिएंट मेथड। एफिशिएंट मेथड के अंदर क्या होता है, समाज के अंदर अलग अलग समुदाय, धर्म के लोग तो रहते हैं, साथ ही उन सभी लोगों की जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, वो भी जो है अलग अलग होती है। तो उनकी कार्य क्षमता किस तरीके की है, तो उनकी एबिलिटी किस तरीके की है, उन सभी का अध्ययन कौन से मेथड से होता है, एफिशिएंट मेथड के अंदर उन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग क्षमता रखता है और कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जो हमारी विधि है कार्य सक्षम विधि, इसका जो उद्देश्य होता है यानी इसका आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की पहचान कर उनका परीक्षण करना। सोशल एंड कल्चर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर जो है उनका अध्ययन करना ही हमारा एफिशिएंट मेथड के अंदर आता है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट ये बताया है एक ही समय में समाज की विभिन्न इकाइयों के आपसी संबंध का अध्ययन करना। एक ही समय में यानी सेम टाइम पर जो हमारे डिफरेंट रिलेशन जो होते हैं उन रिलेशन की स्टडीज करना सोसाइटी के अंदर, ये भी हमारा एफिशिएंट मेथड्स के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है अनुभाविक विधि। अनुभाविक विधि के अंदर क्या होता है, एक्सपीरियंस के बेस पर जो है अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, यानी जितने भी हम यहाँ पर मेथड देख रहे हैं उस सभी मेथड से क्या हो रहा है, समाज के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या तो जो भी ह्यूमन बिहेवियर है उनकी स्टडीज करना ही हमारा किसके अंदर आ रहा है, सोशियोलॉजी के अंदर आ रहा है। यह विधि समाज में घटने वाली घटनाओं के अनुभव पर आधारित होती है, यानी समाज के अंदर जो भी कुछ भी हैपन हुआ है, यानी कुछ भी जो है घटनाएं घटित हुई है, कोई भी इवेंट्स ऐसे हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस के बाद जो है जो स्टडीज की जाती है वो हमारा किसके अंदर आता है, एक्सपीरियंस मेथड के अंदर आता है, अनुभाविक विधि के अंदर आता है। जिसको किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग जो है सर्वे करवाए जाते हैं समाज के अंदर और जो है ऑब्जर्विंग की जाती है अलग अलग जगहों की, यही इन सभी चीजों से जो है स्टडीज की जाती है अलग अलग पर्सन और इवेंट्स की। अब ये जितने भी हमने यहाँ पर विधियां पढ़ी है ये सारी ही विधियां जो है आप कह सकते हो एक हमारी रिसर्च के लिए जो है प्रयोग की जाती है, समाज की रिसर्च के लिए, समाज में शोध करने के लिए या उनका रिसर्च करने के लिए इन सारी ही विधियों, इन सारी मेथड्स का जो है यूज किया जाता है। समाज में व्यक्ति समूह या जितने भी अलग अलग समुदाय हैं, कम्युनिटी हैं, उन सभी के बारे में जानना, उनको एनालाइज करना, उनके बारे में स्टडीज करना, ये कौन से मेथड से होता है, जो अभी हमने यहाँ पर 5 मेथड पढ़े, उन मेथड से जो है इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है प्रेक्षण क्या है, इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब द मेन मेथड। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन का मतलब बताना है, साथ ही उसके जो मेथड्स हैं वो हमें बताना है। ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण जिसको कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति के बारे में जो है अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना सिस्टमेटिक वे में, ये आपको याद रखना है। सिस्टमेटिक वे में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है, जिसको 2 तरीकों से किया जाता है। सबसे पहला तरीका है भागीदार बनकर लिया गया परीक्षण, यानी कि पार्टिसिपेट करके जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है बिना भागीदार बने लिया गया परीक्षण, जिसके अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं लिया जाता है, नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेट के अंदर, पार्टिसिपेट में क्या होगा, जब कोई व्यक्ति खुद पार्टिसिपेट कर उसके अंदर भागीदार बनकर किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है, उससे जो है आप जान पहचान बढ़ाकर, या तो जो भी कोई घटना घटित हुई है जहाँ पर भी उस घटना के बारे में जो है अच्छे से खुद भी उसके अंदर हम पार्टिसिपेट लें, फिर वहां से जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बाद जो कुछ भी स्टडीज की जाएगी वो हमारा भागीदार बनकर जो है प्रेक्षण किया जाता है, यानी आप कह सकते हो उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। यानी एक्सपीरियंस बेस्ड पर जब किसी भी कम्युनिटीज या किसी भी पर्सन के बारे में रिसर्च की जाती है वो हमारा पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन के अंदर
अंदर आता है। ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर भाग लेकर किया जा रहा है। नॉन पार्टिसिपेट यानी बिना भागीदारी बने जो प्रेक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, समाज से दूर रहकर इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है एक्सपीरियंस बेस्ड पर जो है रिसर्च नहीं करता है, बल्कि समाज से दूर यानी सोसाइटी से जो है काफी दूर रहकर जो है किसी भी कंडीशन या किसी भी आप कह सकते हो इवेंट्स के बारे में स्टडी जो करता है, वो हमारा नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आता है। इस विधि में किसी घटना का विश्लेषण क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। किसी भी घटना या किसी भी इवेंट्स के बारे में अगर जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है, उसको किस तरीके से किया जाता है एनालाइज, उसको सिस्टमेटिक मैनर या आप कह सकते हो सिस्टमेटिक वे में ही जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है उसको अध्ययन किया जाता है, उस घटना के बारे में जानकारी को प्राप्त किया जाता है। इस विधि में विश्लेषण को योजना बनाकर किया जाता है, यानी कि पहले क्या कर लिया जाता है, एक प्लानिंग बना ली जाती है, उसके बाद जो है उस मेथड को अपनाया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। तो ये दोनों ही मेथड जो है हमारे पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, समाज के अंदर जो लोग हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, उनके बिहेवियर के बारे में जो है जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है इन दोनों मेथड से। तो ये दोनों मेथड्स हो गए हमारे ऑब्जर्वेशन के। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, संबंधों के आधार पर प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह के बीच प्रमुख अंतर बताइए। यानी इसके अंदर हमें डिफरेंस बताना है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे पहले आंसर में यहाँ पर जो सामाजिक समूह है हमारे, यानी कि जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं वो यहाँ पर बताया है। तो सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, समाज के अंदर जो है कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो जो छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको प्राथमिक समूह कहा जाता है, या आप कह सकते हो प्राइमरी ग्रुप्स कहा जाता है। लेकिन जो थोड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो शहरों वगैरह में पाए जाते हैं, उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी या द्वितीयक समूह कहा जाता है। अब इन दोनों का जो मेन सबसे पहला डिफरेंस आप बताओगे अंतर जो है वो यही है, मीनिंग, यानी इसके अर्थ अगर हम बताएं तो जो हमारा प्राथमिक समूह है और जो द्वितीयक समूह है उन दोनों में सबसे पहला ही डिफरेंस ये है कि जो हमारा प्राइमरी समूह होता है वो प्रत्येक संपर्क कर सकता है समुदाय के अंदर, यानी ये जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाता है कम्युनिटी या सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप होता है वो इनडायरेक्ट वे में जो है कनेक्शन या आप कह सकते हो कनेक्ट रहता है सोसाइटी या अलग अलग जो कम्युनिटी होती है समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर, उनसे डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट रहता है। और इन दोनों की साइज की बात करें तो साइज जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, बट सेकेंडरी जो ग्रुप होते हैं वो हमारे साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। संपर्क की बात करें तो जो हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो समाज में संपर्क जो है काफी लंबे समय तक इनका रहता है, यानी काफी लॉन्ग टाइम तक हम कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर इनका कनेक्शन जो है वो बना रहता है। लेकिन सेकेंडरी जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है वो कुछ समय के लिए होता है, वो कम होता है, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग पीरियड तक जो है वो नहीं बन पाता है इनका कनेक्शन सोसाइटी से। संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें सोसाइटी से इन ग्रुप का, तो जितने भी प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उनका सोसाइटी या अलग अलग कम्युनिटीज जो होती हैं, समुदाय जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनका संबंध जो होता है वो काफी ज्यादा डीप होता है, डीप कनेक्शन होता है। बट जो द्वितीयक समूह होते हैं उनका संबंध डीप नहीं होता है, गहरा नहीं होता है। नेक्स्ट स्थिति की बात करें यानी उनका कंडीशन की बात करें तो ये जितने भी हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो ग्रामीण के अंदर, जो भी हमारे रूरल सोसाइटी हैं, जो भी हमारे गांव वगैरह जो इलाके हैं उन जगहों पर जो है हमारी ऐसे ग्रुप जो है पाए जाते हैं प्राथमिक समूह। लेकिन जो हमारे द्वितीयक समूह है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्बन सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उन समाज के अंदर जो है ऐसे ग्रुप्स को पाया जाता है जिनको हम द्वितीयक समूह के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही समूह जो है हमारे, इन दोनों समूह का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, समाज के अंदर जो भी स्थिति है, लोगों की क्या कंडीशन है, उन सभी का अध्ययन करना इन ग्रुप्स का काम होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह का वर्णन करो, यानी डिस्क्राइब मैरिज अंडर हिंदू मैरिज। यानी इसके अंदर हमें बताना है कि हिंदू मैरिज के अंदर किस तरीके की जो है मैरिज होती है, यानी विवाह का वर्णन करना है। तो जैसे हम सभी जानते हैं समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो विवाह है, जो शादी है, मैरिज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की जो है साथ में रह सकते हैं, वो जब ही रह सकते हैं, चाहे उनको सेक्सुअल रिलेशन बनाना हो, चाहे उनको आगे अपनी फैमिली को बढ़ाना हो, तो वो कब बढ़ सकता है, कब वो अपने संबंध को बना सकते हैं, जब उनका विवाह हो रखा हो, जब उनकी शादी हो रखी हो। अब ये शादी जो है, हमारा जो मैरिज है, वो समाज का आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी से जो है अलग अलग आप कह सकते हो परिवार बनते हैं और परिवार से हमारी सोसाइटी बनती है। अब जो हमारी विवाह है यानी जो मैरिज है वो 8 टाइप्स की होती है, यानी 8 भागों में जो है हिंदू विवाह को बांटा गया है। हर एक धर्म के अंदर, हर एक समुदाय के अंदर जो है अलग तरीके के विवाह जो है पाए जाते हैं, लेकिन हिंदू विवाह के अंदर जो है 8 तरीके बताए गए हैं। इन 8 में से जो है 4 तरीके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बुरे हैं विवाह के, यानी बैड मैरिज के नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन 4 ऐसे तरीके हैं जिसको हम कह सकते हैं काफी अच्छी मैरिज के ये सिस्टम है। 4 अच्छे और 4 बुरे आप कह सकते हो। तो टोटल हमारे 8 आप कह सकते हो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे
पहला जो है पॉइंट है वो है ब्रह्मा मैरिज यानी ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह के अंदर क्या होता है, जो लड़की का पिता होता है यानी एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को ढूंढकर अपनी लड़की को उसको भेंट दे देता है, गिफ्ट के रूप में जो है उसको प्रदान कर देता है और वो लड़का जो है उससे शादी कर लेता है। गुड कैरेक्टर वाले एक पर्सन को अपनी लड़की को गिफ्ट में दिया जाता है ब्रह्मा मैरिज के अंदर, तो एक अच्छी मैरिज मानी जाती है। सेकेंड है देव विवाह। देव विवाह के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पुत्री के जो पिता होते हैं यानी एक जो लड़की का जो पिता होता है वो पुरोहित परिवार के अंदर यानी ब्रह्मा को जो है भेंट देता है अपनी पुत्री को। जो ब्रह्मा परिवार होता है आप उसको कह सकते हो, उसको गिफ्ट में दे देता है अपनी डॉटर और वो लड़का उससे शादी कर लेता है। तो देव विवाह इस तरीके से होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो है अर्श विवाह। अर्श विवाह के अंदर क्या होता है, जो दूल्हा होगा यानी जिस लड़की की शादी जिस लड़के से हो रही है वो लड़का क्या करेगा, अपने ससुर को यानी वो लड़की के पिता को गाय और बैल जो है भेंट में देगा यानी गिफ्ट में देगा और ये दोनों गिफ्ट मिलने के बाद लड़की का पिता क्या करेगा, अपनी लड़की जो है उस लड़के को दे देता है और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है जब वो दूल्हा को जो अपनी लड़की सौंप देता है। और इसके अंदर जो कन्यादान वगैरह किया जाता है पूरे रिचुअल्स के साथ जो है शादी को किया जाता है अर्श विवाह के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो है एक ऐसा विवाह आप कह सकते हो है हमारा जो आज के समय में अधिकतर घरों में जो है हिंदू परिवारों के अंदर इसी तरीके का विवाह देखा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, वधू का आप कह सकते हो जो पिता है उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है और आपस में डिसाइड वगैरह करने के बाद ग्रूम के फादर से फिर जो है उन दोनों की लड़का और लड़की की शादी करवा दी जाती है। तो इस तरीके की रिचुअल्स जो है वो प्रजापति मैरिज के अंदर किए जाते हैं और आज के समय में जो है इसी तरीके की शादी जो है ज्यादातर घरों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है असुर विवाह। असुर विवाह के अंदर क्या होता है, लड़की के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है यानी कि जो गर्ल का जो फादर होगा वो क्या करता है, वो अपनी लड़की के बदले वो एक प्राइस फिक्स अमाउंट जो है वो देता है, जिसको हम दहेज भी कह सकते हैं आज के अपने भाषा के अंदर, जो दहेज देता है और उसके बाद जो है उसकी शादी करवाई जाती है। तो यानी आप कह सकते हो एक तरीके से यहाँ पर लड़की को खरीदा जा रहा है, खरीदने और बेचने का जो काम जो है वो किया जाता है असुर विवाह यानी असुर मैरिज के अंदर। तो जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर के 4 जो आप कह सकते हो मैरिज के टाइप पढ़े वो तो हमारे गुड मैरिज के टाइप थे, लेकिन अब जो हम ये 4 मैरिज के टाइप पढ़ेंगे ये हमारे बैड मैरिज के टाइप। सबसे पहले हमने असुर तो पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारा गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बिना माता पिता की सलाह के बिना यानी लड़का और लड़की होते हैं वो दोनों ही अपने पेरेंट्स की बिना रजामंदी के बिना क्या कर लेते हैं, आपस में शादी कर लेते हैं, जिसको हम भागकर शादी भी कह सकते हैं, कोर्ट मैरिज भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की मैरिज जो है वो गांधर्व विवाह या गांधर्व मैरिज के अंदर की जाती है, जिसके अंदर ब्राइड और ग्रूम जो है आपस में जो है सहमति के साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी पेरेंट्स की जो एडवाइस है या उनकी परमिशन जो है वो नहीं ली जाती है। तो इस तरीके की विवाह जो है बैड मैरिज के अंदर आता है। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के अंदर क्या आता है, जिसके अंदर लड़की को किडनैप किया जाता है, लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद क्या होता है, लड़की के माता पिता की सहमति भी नहीं मांगी जाती और लड़का क्या कर लेता है, उससे शादी कर लेता है उनकी पेरेंट्स की एडवाइस को बिना मांगे हुए। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है पिशाच विवाह यानी पिशाच मैरिज के अंदर क्या होता है, सबसे गंदा मैरिज का टाइप्स माना जाता है, जिसके अंदर किसी एक लड़की के साथ जो है गलत तरीके से आप कह सकते हो गलत तरीके अपनाकर उससे शादी की जाती है। जब लड़की अपनी सही कंडीशन में नहीं होती है मेंटली या उसने ड्रिंक कर रखी है, सो रखी है, उस कंडीशन में उसके साथ रेप कर जो है उसके बाद अगर उसके साथ शादी की जाती है उसको एक पत्नी का दर्जा दिया जाता है, तो वो आता है हमारा पिशाच विवाह के अंदर। तो इस तरीके से टोटल 8 मैरिज के टाइप्स होते हैं, उनमें से 4 अच्छे हैं 4 बुरे हैं, उन चारों को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। यानी फैमिली क्या है ये बताना है, साथ ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हमें बताना है। अब फैमिली क्या होती है हम सभी जानते हैं, फैमिली से ही एक सोसाइटी क्रिएट होती है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। हर एक सोसाइटी के अंदर एक छोटी मोटी फैमिली होती है, आपकी अलग फैमिली होगी, मेरी अलग फैमिली होगी, सबकी अलग अलग फैमिली होती है। उन फैमिली के अंदर अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, किसी की फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, किसी की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार अलग अलग तरीके की फैमिलीज जो है वो होती है। अब जो फैमिली होती है आप कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हो भाग होता है हमारे समाज का, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होती है एक सोसाइटी बनती है, एक सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के लिए, जितने भी समाज के अंदर व्यक्ति हैं हम सब जो है इंडिविजुअल एक पर्सन है और हम सभी की एक फैमिली है, अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन की एक फैमिली है, यानी सभी के लिए एक फैमिली बनाई गई है। बिना फैमिली के कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, कोई ना कोई हमारी फैमिली है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो चाहे छोटी फैमिली हो, एकल या संयुक्त परिवार है, लेकिन सभी के लिए जो है एक फैमिली को क्रिएट किया गया है इंडिविजुअल हर एक पर्सन के लिए। तो वही है यहाँ पर यूनिवर्सल, सबसे पहली विशेषता यही है। नेक्स्ट है सीमित आकार यानी लिमिटेड साइज जो है फैमिली का होता है। लिमिटेड साइज के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ और उनके अनमैरिड जो चिल्ड्रंस होते हैं, अविवाहित बच्चे वो रहते हैं। लेकिन एक और साइज होता है हमारा फैमिली का, वो यहाँ पर नहीं
मेंशन है मैं आपको बता देती हूँ, जिसको आप कह सकते हो लार्ज आकार में। जिस फैमिली का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, यानी वो बड़ी फैमिली होती है साइज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो हस्बैंड है उसके जो पेरेंट्स हैं, यानी बच्चों के दादा दादी, बच्चे, चाचा चाची या तो बड़े मम्मी पापा, इस तरीके से जो है ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहती है। तो अलग अलग साइज भी होते हैं फैमिली के, तो ये भी उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है सामाजिक नियम, सोशल रूल्स। सोशल रूल्स के अंदर क्या है, जितने भी समाज के अंदर परिवार है, जितनी भी फैमिलीज है समाज के अंदर, हर एक फैमिली क्या करती है, सोसाइटी के द्वारा जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उन सभी नियमों का जो है पालन करती है सारी फैमिली। क्योंकि समाज के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का अगर परिवार फॉलो नहीं करेगी, उनको नहीं अपनाएगी, तो उस फैमिली को जो है समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी वो हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का हिस्सा नहीं है ये फैमिली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हर एक फैमिली को जो है सोसाइटी के द्वारा जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, रीति रिवाज, जो भी कस्टम्स हैं, उन सभी को अडॉप्ट वो करना होता है, उनको अपनाना होता है। रहने की जगह यानी लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस भी हमारा एक, आप कह सकते हो, एक मुख्य विशेषता है फैमिली की, क्योंकि हमारी एक रहने की जगह है परिवार। जिस जगह पर परिवार के सभी लोग रहते हैं वो सभी लोग एक छत के नीचे रहते हैं, तो उन सभी की जो रूफ होती है वो एकदम सिमिलर होती है, सेम होती है, जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ, बाकी जो भी उनके चिल्ड्रंस होते हैं, अगर कोई भी अदर रिलेटिव है, वो सभी लोग जो है जनरली क्या है, एक ही रूफ के अंदर रहती है, एक ही छत के अंदर रहती है, तो सभी लोग एक जगह रहते हैं। ये भी एक फैमिली का आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या है, परिवार के सभी सदस्य जितने भी होते हैं वो सभी लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और काम को करने के बाद उनको जो है अलग अलग जो है सैलरीज वगैरह मिलती है। उससे जो है आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये चीज आती है। सभी लोग जो है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ काम करते हैं, कोई भी जो है समाज के द्वारा जो भी काम है समाज के अंदर उन काम को करते हैं, और उसके बाद जो है आर्थिक व्यवस्था को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपसी जुड़ाव, यानी म्यूचुअल कनेक्शन। म्यूचुअल कनेक्शन के अंदर क्या है कि फैमिली के अंदर जितने लोग रहते हैं उन सबके अंदर जो है आपसी प्रेम होता है। अब हमारी फैमिली के अंदर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन है, अब ऐसा तो नहीं है हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम सभी के बीच में जो है केयरनेस है, प्रोटेक्शन है, लव है, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर अपने आप बचपन से है। उसको किसी ने जो है आप कह सकते हो वो लाया नहीं है कि किसी ने बोला कि नहीं तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा अपने पेरेंट्स से, वो आप कह सकते हो नेचुरली है, हम बचपन से उनके साथ रहे, हमारा आपसी जुड़ाव है, एक बॉन्ड है अपने जितने भी हमारे भाई बहन है उनके साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे एक तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जो अगर हमारे साथ रहते हैं उनके साथ। क्योंकि फैमिली के अंदर जो लोग एक साथ रह रहे होते हैं वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहते हैं हमेशा, और एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो आपसी जुड़ाव जो है वो फैमिली के अंदर देखा जाता है, तो ये भी इसका आप कह सकते हो एक विशेषता है। इसके निष्कर्ष में यानी आप कह सकते हो एंड में यही बताया गया है, बिना फैमिली के जो है समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर फैमिली है तो समाज है, समाज से फैमिली नहीं है, फैमिली से समाज है। छोटी छोटी फैमिली बनती है और फैमिली से ही जो है पूरा एक समाज जो है वो बनता है। तो फैमिली या जो हमारी परिवार है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में जाति का महत्व लिखिए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि आज आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में इंडिया के अंदर किस तरीके से जाति का महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है कास्ट का। जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत के अंदर जो कास्ट जो सिस्टम है वो बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है और बहुत ही एंशिएंट टाइम से जो है इसका महत्व या हम इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं वो हमेशा से रहा है भारत के अंदर। अब ये बात करते हैं कि आखिर जो हमारी कास्ट है यानी अलग अलग जो जाति हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपको याद रखना है टोटल 4 भागों में जो है कास्ट को बांटा गया है। सबसे पहला है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य और शूद्र। इन 4 भागों में जो है अलग अलग कास्ट को बांटा गया है। जो ब्राह्मण है इसमें से वो सबसे अपर कास्ट मानी जाती है और सबसे आप कह सकते हो लोएस्ट कास्ट जो होती है, सबसे निचली कास्ट जो मानी जाती है वो शूद्र को माना जाता है। इस तरीके से 4 भागों में कास्ट को डिवाइड किया गया। अब इसका जो है आधुनिक भारत के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्या महत्व है, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये बताया है कि आज भी भारत के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी भी शादी की बात आती है लड़का या लड़की की, उस समय में जो कास्ट होती है वो सबसे पहले देखी जाती है कि आखिर उस लड़के की कास्ट क्या है या उस लड़की की कास्ट क्या है। क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो अपने अपर कास्ट में ही शादी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय ही में जो है उसी कास्ट के अंदर शादी करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण के अंदर ही शादी करेगा और वैश्य वैश्य के अंदर ही करेगा। क्योंकि अगर कोई अदर कास्ट में शादी करता है तो उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इन लोगों के द्वारा, जो कास्ट को ज्यादा
मानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही हमारा आज के समय में भी जो है इसका ये इंपॉर्टेंस देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अलग अलग कास्ट हैं तो उनके रीति रिवाज यानी कस्टम रिचुअल्स जो है वो सभी लोगों के जो है वो अलग अलग है और सब जो है इसी पे जो है बेस्ड है, सारे जितने भी कास्ट हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि कास्ट के नेम पे जो है अलग अलग समितियां और संगठन बनाए जाते हैं। आज के समय में भी यानी मॉडर्न टाइम में भी जो है अलग अलग कमिटीज ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जा रहा है, किसके नाम पर? कास्ट के नेम पर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि कास्ट के नेम पर अलग अलग बैंक, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सभी को भी जो है कास्ट के नेम पर बनाया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट में बताया है कि राजनीति के क्षेत्र में मतदान करने से संबंधित जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये तो आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप पुराने समय में चले जाओ, चाहे आप आज के समय में मॉडर्न टाइम में भी आप देख सकते हो, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो उस समय में हर एक कैंडिडेट जो है अपने कास्ट का नाम लेकर वोट को मांगता है। तो वोट बैंकिंग जो है वो किसके नाम पर की जाती है? कास्ट के नाम पर की जाती है। तो ये कुछ आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि हाँ, आधुनिक भारत में भी कास्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें देखने को मिलता है। और कास्ट के नेम पर जो लोग होते हैं वो अपने रीति रिवाज, जो भी उनके कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उन सभी का जो है प्रचार और प्रसार करते हैं। अपनी संस्कृति का आप ये बता सकते हो, कल्चर और जो भी उनके कस्टम वगैरह है उनको फैलाने का काम करते हैं। साथ ही जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको 4 कास्ट यहाँ पर बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको जो है उनकी वेशभूषा से आप कह सकते हो, उनके कस्टम से, इन सारी चीजों से पहचाना जाता है। तो आप एक ये भी पॉइंट डाल सकते हो कि कास्ट जो है हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है आज भी आधुनिक भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि आखिर जो समाज के अंदर हर समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखा जाता है तो उसके क्या क्या रीजंस रहते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो समाज के अंदर इस तरीके के चेंजेस को लाते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यही बताया इस क्वेश्चन के कि जो समाज के अंदर हर समय में परिवर्तन देखे जाते हैं तो उसका समाज के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है, जिसमें किसी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जो भी आप कह सकते हो अलग अलग एरियाज के अंदर कुछ भी चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, उसका जो है एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है सोशल लाइफ के ऊपर। तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कौन कौन से ऐसे रीजंस रहते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है प्रौद्योगिकी कारक, यानी टेक्नोलॉजी फैक्टर। टेक्नोलॉजी कैसे, जैसे आप अगर एंशिएंट टाइम में या उससे पहले पुराने समय में जाओगे तो उस समय में जो टेक्नोलॉजी थी वो ना के बराबर थी। टेक्नोलॉजी को कोई भी नहीं जानता था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आज के समय में जो है टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि समाज हमारा पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अगर आप कुछ सालों पहले जाओगे तो उस समय का समाज और आज का समाज जिस तरीके का है वो बहुत ज्यादा अलग आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये बता सकते हो इसके अंदर कि समय के अनुसार जो है जैसे जैसे विकास होता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है, तो समाज के अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। तो प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आप ये बता सकते हो, सोशल चेंजेस के अंदर, यानी सामाजिक परिवर्तन के अंदर। क्योंकि इससे क्या हुआ है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो हमारे पशु पक्षी हो, उन लोगों का काम आप कह सकते हो बहुत आसान हो गया। किस तरीके से, अब जितना भी काम हाथों से हुआ करता था वो मशीनों से होता है। आज भारत में बैठे हो, अगर आपको अमेरिका के किसी भी बंदे से बात करनी है तो आप उससे कनेक्शन या उससे कॉन्टेक्ट में बात कर सकते हो। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस लेवल पर यूज हो रही है आज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल फैक्टर, यानी सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक यानी कैसे हम बता सकते हैं, समय के अनुसार जो है सांस्कृतिक कारक यानी जो हमारे कल्चर के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलता है। क्योंकि पुराने समय के लोगों के कल्चर जो थे वो अलग थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बढ़ता चला जाता है उसके अंदर चेंजेस आते चले जाते हैं अलग अलग फैक्टर से, तो उनके विचार और उनके जीवन यापन का यानी उनके जो लाइफ स्टाइल होता है उसके अंदर भी जो है अंतर देखा जाता है, जिस वजह से उनके कुछ कस्टम आप कह सकते हो, तौर तरीके जो होते हैं, ट्रेडिशनल जो होते हैं, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। कल्चरल फैक्टर की वजह से भी समाज के अंदर कुछ सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर, यानी राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के वजह से भी जो है समाज के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर समय एक ही गवर्नमेंट नहीं रहती है किसी भी देश या किसी भी प्रदेश के अंदर। जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो एक नया कानून बनाती है, नए कानून का निर्माण करती है, कुछ बुराइयों का खात्मा करती है, कुछ बुराइयां आती हैं। तो इस वजह से भी जो है समाज के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल फैक्टर जो है इसको प्रभाव पहुंचाता है तो समाज के अंदर जो है चेंजेस अपने आप हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर क्या आएगा कि समाज के अंदर 2 क्लास हैं, एक है हमारी जो रूलिंग क्लास हो गई और एक होगी हमारी वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी कृषि का काम करती है, जो भी मजदूरी वगैरह करती है। तो ये दोनों ही क्लास जो है, चाहे वो हमारी रूलिंग क्लास हो गई यानी शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग जो है एक दूसरे पर निर्भर है, और इन दोनों की वजह से जो है समाज के अंदर कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स यहाँ पर क्या
कहते हैं कि आर्थिक तत्वों के कारण सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जो भी इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं उनके वजह से जो है समाज के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अदर और भी जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनके वजह से भी सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही आर्थिक यानी इकोनॉमिकल चेंजेस जो है हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर उनसे भी जो है समाज के अंदर चेंज परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि आर्थिक वर्गों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन को प्रभावित करता है। क्योंकि आर्थिक जो हमारा फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या करता है, जो वर्ग है चाहे वो हमारी रूलिंग क्लास होगी चाहे वो वर्किंग क्लास होगी, उन दोनों की जो नीड्स है उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, वर्क करता है, जिसकी वजह से समाज के अंदर परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हो इजिली। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किन किन कारकों का योगदान होता है। यानी यहाँ पे हमें ऐसे फैक्टर बताने जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशलाइजेशन के अंदर। जो सोशलाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो कोई एक व्यक्ति है या कोई बच्चा है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके व्यवहार को कौन कौन सी चीजें जो है इफेक्ट पहुंचाती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहते हैं, तो उन फैक्टर को यहाँ पर आपको बताना है। अब जो एक बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है उसको काफी सारी चीजें जो है उसके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, उसको आप कह सकते हो इम्पैक्ट पहुंचाती है। तो वो कौन कौन चीजें होती हैं, जैसे हम जिस परिवार में पैदा होते हैं वो परिवार हो गया, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है यानी जो हमारे नेबरहुड्स हैं उनसे हमारे ऊपर प्रभाव पहुंचता है। साथ ही जिस विद्यालय के अंदर हम जाते हैं, जहाँ पर हमने स्कूलिंग ली है वो हो गया, जो भी अगर कोई भी संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, हमारी सोसाइटी हो गया, अगर कोई हमें रिवॉर्ड दे रहा है या पनिशमेंट दे रहा है, पुरस्कार या दंड, इससे जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार को जो आप कह सकते हो बदला जा सकता है या उसके ऊपर चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें जो है एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली बात करते हैं परिवार की यानी फैमिली की। फैमिली जो है हर किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, क्योंकि फैमिली के अंदर जब एक बच्चा पैदा होता है तो वहीं से वो अपने रहने का तरीका, साथ ही जो भी उसका ट्रेडिशनल है, जो भी उसकी परंपराएं हैं, वो सारे तौर तरीके जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो सारी चीजें वो व्यक्ति कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है या कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम है, उसने बचपन से अपने घर के अंदर वो देखा है कि किस तरीके का कस्टम, किस तरीके की जो ट्रेडिशनल है मेरे घर पे चला आ रहा है और मुझे वही फॉलो करना है, तो उसी हिसाब से जो दोनों बच्चे हैं उस चीज को फॉलो करते हैं। तो जो उसका परिवार है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हो उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है आस पड़ोस यानी नेबरहुड। तो जो हमारा आस पास का जिस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, उसी इन्वायरमेंट में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो आप कह सकते हो प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा देखा जाता है उस बच्चे के ऊपर। अगर आस पड़ोस काफी अच्छा है, एजुकेटेड लोग रहते हैं, उसके बिहेवियर यानी उसका जो व्यवहार किस तरीके का होगा और उसके एथिक्स लेवल किस तरीके के होंगे, वो अनुशासन का पालन करता होगा या नहीं करता होगा, ये सारी चीजें कौन इम्पैक्ट पहुंचाता है, जो आस पड़ोस का हमारा एरिया होता है, जो इन्वायरमेंट जिस तरीके का बच्चे को मिलेगा उसी तरीके का बच्चा जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय यानी जो हमारा स्कूल होता है या जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तो जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है वहां से अलग अलग स्किल्स को सीखता है, अपने अंदर जो भी उसकी स्किल्स है उस चीज को डेवलप कर पाता है। जब वो स्कूल जाता है तब उसको पता चलता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट जो है इस चीज में है, और साथ ही साथ उसके अंदर जो डिसिप्लिन जो है वो भी वहीं से डेवलप हो पाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उसके अंदर की स्किल्स वगैरह वो सारी डेवलप कहाँ से होती है, स्कूल के अंदर डेवलप्ड होती है। साथ ही उसकी बौद्धिक यानी जो उसकी इंटेलेक्चुअल हो गया, मोरल एंड सोशल अवेयरनेस, ये सारी चीजें कहाँ से डेवलप्ड हो पाती है, जब वो स्कूल या अदर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो जाता है। यहीं से जो है सारी चीजें जो है उसके अंदर विकास हो पाती है, उसका डेवलपमेंट हो पाता है। फोर्थ पॉइंट है पुरस्कार और दंड यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के अंदर क्या आता है, जब किसी भी बच्चे के अंदर अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको अगर जब रिवॉर्ड दिया जाता है तो उससे जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे अब ये काम करना है और अच्छे से करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो अगर उसको उसी समय जो है पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, दंड नहीं दिया जाएगा, तो उसको लगेगा जो मैंने गलत काम किया है वो सही है। लेकिन अगर जो है उसी समय में उसके पेरेंट्स या स्कूल के अंदर जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी तो उसको पता चल जाएगा ये काम मेरे लिए सही नहीं है, ये गलत काम है। तो दंड और पुरस्कार जो है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये दोनों ही जो है बच्चे के व्यवहार को चेंज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आप ये बता सकते हो, क्योंकि इसी से जो है बच्चे का बिहेवियर जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स जो है आप बता सकते हो कि सोशलाइजेशन करने में ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संपर्क के कारण उत्पन्न आदिवासी समाज की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल सोसाइटी अराइजिंग द ड्यू टू कल्चरल कॉन्टेक्ट। यानी इसके अंदर हमें बताना है कल्चरल कॉन्टेक्ट, सांस्कृतिक संपर्क की वजह से आदिवासी जो समाज है उनके समाज के अंदर कई सारी प्रॉब्लम जो है आप कह सकते हो उसका उदय हो रहा है, अराइजिंग हो रही है। अब आदिवासी लोग कौन होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। जैसे आदिवासी लोग जो है जंगलों, पहाड़ों ऐसे इलाकों में जो है वो रहा
रहा करते हैं और उनका लाइफस्टाइल जो है, उनका कल्चरल जो है हम लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, उस चीज के अंदर अलग होता है, क्योंकि हमारा जीने का तरीका, हमारा कल्चर, सारी चीजें जो है आदिवासी लोगों से काफी ज्यादा अलग होती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी समाज सोसाइटी डेवलप्ड हो रही है, जिस वजह से उनकी सांस्कृतिक पहचान खोती जा रही है। उनके इलाकों पर हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक पहचान जो है वो होती जा रही है, वो गायब होती जा रही है। अब इन सारी चीजों से कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है उनके सामने आ रही है, वो सबसे पहली प्रॉब्लम जो फर्स्ट पॉइंट में वो है भूमि अलगाव की समस्या, यानी द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एलिनेशन। इसके अंदर आदिवासी जो लोग हैं उन लोगों को धन की जरूरत पड़ रही है, यानी जो मनी है उसकी काफी ज्यादा नीड है। अपनी मनी की नीड की वजह से उनको अपनी भूमि, जिस जगह पर वो लोग रहते हैं, उस जगह से उन्हें अलग जगह पर जाना पड़ रहा है पैसे कमाने की वजह से। और फिर क्या हो रहा है, वो अपनी भूमि से अलग हो जाते हैं और बाहरी लोग जो हैं, जो आदिवासी नहीं है, वो लोग उनके ऊपर शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उन लोगों का, जिसकी वजह से उनको विक्टिम बना लिया जाता है और उनकी भूमि को छीन लिया जाता है, उनको जब्त कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, जिस वजह से वो लोग अपनी भूमि से अलग होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण की समस्या, यानी कि लोन जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है आदिवासी लोगों के लिए। अब जो आदिवासी लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, ट्राइबल लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों के पास, जिन साहूकार, जिन भी लोगों के पास काफी ज्यादा मनी है, यानी कि जो मनी लैंडर्स हैं, उन लोगों से वो पैसा जो है उधार लेते हैं, यानी ब्याज पर लेते हैं। और वो लोग जो ब्याज पर पैसा लेते हैं उसमें इंटरेस्ट लेवल जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से पैसा नहीं चुका पाते हैं और उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता है। इसकी वजह से भी जो है उनको काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बंधुआ मजदूर की समस्या, यानी द प्रॉब्लम ऑफ बॉन्डेड लेबर, यानी कि जो उन्होंने लोन वगैरह लिया था और उसको वो चुका नहीं पाए हैं, क्योंकि उसका जो ब्याज दर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और आदिवासी उसको नहीं चुका पाए हैं। साहूकार उनको बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, मजबूरी में उनको कि अब तुम्हें हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, इस तरीके से, और उनको कहीं भी जाने नहीं देते हैं। आदिवासियों का अपनी जमीन से अलग होने के कारण अक्सर बंधुआ मजदूरी करने के लिए होना शामिल है, जो आदिवासी समाज के विकास में बाधा को उत्पन्न करता है और उनका जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल जितने भी पीपल्स होते हैं उन लोगों को उनकी भूमि से सेपरेट कर दिया गया है और वो लोग जो है अपना जो भी उन्होंने लोन वगैरह लिया था उसको भी नहीं चुका पाए हैं, जिस वजह से उन लोगों को बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का स्थानांतरण की समस्या, यानी द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अंदर जो आदिवासी हैं उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया जा रहा है। उन्हें जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं और जंगलों से वो जो भी उनको भोजन वगैरह प्राप्त होता है वो ही लोग वहाँ खाते हैं और वहाँ पर वो काफी ज्यादा खेती वगैरह भी करते हैं, लेकिन उनकी जमीनें उनसे छीन ली जा रही हैं, जिस वजह से वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं और उसका स्थानांतरण कर दिया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की समस्या, यानी एजुकेशन की प्रॉब्लम है। जिस जगह पर ट्राइबल लोग रहते हैं ना तो वहाँ पर स्कूल्स हैं, ना अच्छी शिक्षा मिल सकती है, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। अब उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है तो उनको मजदूरी करनी पड़ती है, अपने इलाकों को छोड़कर कहीं और इलाकों में जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, जिस वजह से वो लोग जो है काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं बाकी अन्य लोगों से। यानी इसके अंदर आप बता सकते हो ड्यू टू इकोनॉमिक वीकनेस दे रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अलग जगह पर जाते हैं पैसा कमाने के लिए और इसके वजह से वो शिक्षा नहीं ले पाते और शिक्षा में वो पिछड़े रह जाते हैं बाकी अन्य लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य और पोषण की समस्या। यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हो गया, समस्या आएगा यानी प्रॉब्लम आएगा, तो वो आपको याद रखना है। स्वास्थ्य यानी जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है उसकी भी प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ती है। भूमि से अलग हो जाते हैं, उनके पास जो है ना तो स्वच्छ खाना मिल पाता है उन्हें, ना ही जो संतुलित आहार होता है, संतुलित जो भोजन होता है, बैलेंस डाइट जो है वो उसको भी नहीं ले पाते हैं बैलेंस डाइट को, जिस वजह से जो है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके की डिजीज हो जाती है, हेल्थ इशू हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसको डाइट चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उसको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी, डिजीज हो जाएंगी। तो यही सारी प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ती है और उनके जीवन यापन में, यानी आप बता सकते हो उनके लाइफ स्टाइल में आज के समय में ये सारी प्रॉब्लम जो है आदिवासी जीवन के अंदर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति और वर्ग को परिभाषित कीजिए, इनके बीच प्रमुख अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कास्ट और जो क्लास होती है उसको एक्सप्लेन करना है, साथ ही उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें बताना है। जाति और वर्ग दो अलग अलग चीजें हैं हमारे समाज के अंदर। जाति तो हमारी बहुत सारी हैं, अलग अलग जातियां देखने को मिलती है हमें, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है और भी अन्य कई जातियां हैं जो समाज के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो वर्ग होते हैं हमारे वो केवल दो वर्ग होते हैं, एक हमारा होता है जो अपर क्लास होती है और एक जो होता है हमारी लोअर क्लास होगी। तो दो तरीके के वर्ग होते
होते हैं, लेकिन जातियां जो होती हैं वो हमारी बहुत सारी होती हैं और वो जो है जन्म के आधार पे होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ब्राह्मण में पैदा हो रहा है वो ब्राह्मण हो गया, जो व्यक्ति शूद्र में पैदा हो रहा है वो शूद्र हो गया। तो इस तरीके से जाति की वजह से कई सारे भेदभाव जो है समाज के अंदर हमें देखने को मिलती है। असमानता यानी आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन जो है, इनइक्वालिटी देखी जाती है कास्ट के वजह से। कास्ट जो है आप बता सकते हो वो बर्थ के बेस पे होता है। इस तरीके से वर्ग और क्लास का मतलब समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर हम एक एक करके पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है जाति यानी कास्ट के अंदर और वर्ग में। जाति वंश के आधार पर निर्मित होती है, यानी जो हमारी कास्ट होती है वो जन्म के आधार पर है, बर्थ के बेस पर है, इसी वजह से जन्म से चलती रहती है। लेकिन जो हमारा वर्ग होता है यानी क्लास जो होता है वो किसके वजह से डिवाइड होती है? क्लास स्टेटस के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है जाति कर्म कांडों रीति रिवाजों पर आधारित होता है, यानी जो हमारी कास्ट होती है वो रिचुअल्स और जो कस्टम्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि सभी जाति जितने भी अलग अलग कास्ट है उन सबके रीति रिवाज जो है वो अलग अलग होते हैं। एक ब्राह्मण परिवार के रीति रिवाज अलग होंगे और एक क्षत्रिय परिवार के अलग होंगे, वैश्य के अलग होंगे। इस तरीके से सभी के रिचुअल्स कस्टम वगैरह वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जो वर्ग होता है वो सेकुलर होता है, उसके अंदर अलग अलग नहीं होता, सबका एक ही होता है। जो गरीब लोग हैं उनका एक जैसा होगा और अमीर लोगों का एक जैसा होगा, उसके अंदर कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है जाति के अंतर्गत अन्य विषय क्षेत्रों के लिए जागरूकता की कमी होती है, यानी जाति के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो उनके रीति रिवाज है, जो उनकी चीजें है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अवेयरनेस क्या आप बता सकते हो कमी होती है उसके अंदर, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। लेकिन वर्ग यानी क्लास के अंदर क्या होता है? अवेयरनेस जो होती है वो ज्यादा होती है अदर एरिया के अंदर। नेक्स्ट है जातियों की संख्या बहुत अधिक है। जातियां जो है हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप वर्ग को बताओगे, वर्ग जो है हमारा वो बहुत सारों में नहीं है, वो हमारा एक अपर है और एक लोअर है और एक आप मिडल भी बता सकते हो। तो इस तरीके से 3 ही आप याद रख सकते हो या 2 भी आप इसके अंदर बता सकते हो। कुछ फैमिली हमारी काफी ज्यादा हाई क्लास होती है, कुछ मिडिल क्लास होती है और कुछ लोअर क्लास होती है। तो ये 3 जो चीज आप बता सकते हो वर्ग के अंदर बटा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जातियां जो है बहुत सारी हैं भारत के अंदर। ये जो आप बता सकते हो इसके अंदर मेन डिफरेंस है और जाति और कास्ट का मतलब होता क्या है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रमुख 5 स्तंभ को लिखिए। राइट द मेन 5 पिलर ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, यानी इसके अंदर हमें 5 ऐसे पिलर बताने हैं जो इस्लाम रिलीजन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी में से कई सारे लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है, यानी हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक ईश्वरवादी है, यानी मोनोथेस्टिक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही खुदा की इबादत की जाती है या आप कह सकते हो पूजा की जाती है, और जिसको क्या कंसिडर किया जाता है? अल्लाह। अल्लाह नाम से उसको बुलाया जाता है, ये भगवान नहीं बोला जाता, अल्लाह नाम से बुलाया जाता है। साथ ही इसके अंदर जो अल्लाह के मैसेंजर माना जाता है वो प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनको अल्लाह का मैसेंजर माना जाता है, जो एक दूत के रूप में भी आए, जिन्होंने क्या करा? इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको फैलाया। अब उसके 5 पिलर कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है शहादा। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करेगा उसको ये मानना होगा कि ईश्वर जो है वो एक है, यानी खुदा एक है, और साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद जो है वो उनके रसूल है या उनके मैसेंजर है। इस तरीके की बात जो है सभी को माननी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सलात या नमाज। नमाज जो है सभी मुस्लिम लोगों को पढ़नी होगी, वो भी 5 टाइम। 5 वक्त की जो नमाज होती है वो 5 वक्त की नमाज हर एक व्यक्ति को पढ़नी होगी जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। नेक्स्ट पिलर है रोजा, सोम भी जिसको कहा जाता है। अब जो रमजान का महीना होता है 30 या 29 दिन के जितने भी दिन के रोजे होते हैं, उन दिनों के अंदर हर एक मुस्लिम व्यक्ति को जो है रोजा रखना कंपलसरी होता है, कोई भी रोजे को छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, रमजान के दिनों के अंदर फास्टिंग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ज़कात। ज़कात किसको कहते हैं? जो दान वगैरह दिया जाता है ना गरीब लोगों को, वो दान देना हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है। सभी को अपने जो भी पैसा वगैरह होता है उसके अंदर से कुछ पैसे को ज़कात में देना होता है, यानी आप कह सकते हो चैरिटी में, वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए जो है ज़कात दी जाती है। नेक्स्ट 5th एंड लास्ट पिलर है हज, यानी जो भी मुस्लिम व्यक्ति होते हैं उनको अपने जीवन काल के अंदर एक ना एक बार जो है हज पर जाना होता है। हज यानी एक तीर्थ यात्रा जिसको कहा जाता है, उस तीर्थ यात्रा पर काबा शरीफ के अंदर हज पर जाना होता है। तो इस तरीके से ये 5 पिलर जो है वो बताए जाते हैं। जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करता है उनको ये 5 पिलर जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, उनको मानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। ये 12th क्वेश्चन रहेगा आपका, ये मिसप्रिंट हो गया है। ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थितियों के सुधार के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा ब्रिटिश इंडिया जब था, जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय में वुमेन्स के लिए अलग अलग इम्प्रूवमेंट किए गए थे, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए। वही सारी चीजें हमें इसके अंदर आंसर में बतानी है। आंसर को समझने से पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम भी नहीं बनाया था, उससे पहले भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति किस तरीके की थी। आप सभी लोग जानते होंगे भारत के अंदर जो महिलाओं की स्थिति रही है वो बहुत दयनीय रही है, यानी खराब सी रही है, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड के अंदर वुमेन की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, कुछ भी जो है उनका नीचा दर्जा नहीं माना जाता था, स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक के टाइम पर कंडीशन जो है वुमेन्स की
खराब हो गई, उन लोगों की स्थिति जो है वो दयनीय हो गई, यानी बिगड़ गई। उनके जीवन को बांध दिया गया। किस तरीके से कि ना उनको पढ़ने का अधिकार होगा, ना उनको ठीक से स्वतंत्रता का अधिकार होगा। महिलाओं को जो है गुलाम के तरीके से जो है ट्रीट किया जाने लग गया सोसाइटी के द्वारा। कौन कौन सी समस्याएं जो है उनको झेलनी पड़ी, सबसे पहले पॉइंट में बताया है, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ऐसी कुछ प्रथाएं जो है भारत के अंदर चल रही थी, जिसके वजह से महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, अच्छी नहीं थी। सती प्रथा के अंदर क्या होता था, अगर किसी भी महिला का पति मर गया है तो महिला को जो है जिंदा जो है उसकी पति की चिता के ऊपर उसको लेटाकर उसके साथ उसको भस्म कर दिया जाएगा। इस तरीके की कुछ प्रथा थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, वही पर्दा करना होगा। बाल विवाह यानी छोटी सी उम्र में ही महिलाओं की शादी कर दी जाती थी, जब वो मेच्योर भी नहीं होती थी उनकी शादी उसी से पहले कर दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज वगैरह का जो सिस्टम था वो उस समय के समाज के अंदर, उस समय सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित था और लोग उसको फॉलो किया करते थे। साथ ही महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, उनको एजुकेशन लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, उनको उस फील्ड से काफी ज्यादा दूर रखा जाता था महिलाओं को। जब ब्रिटिश भारत के अंदर आए, यानी जब अंग्रेज भारत के अंदर आए, उन्होंने क्या करा, इन सारी समस्याओं को धीरे धीरे कर सॉल्व करा। इन समस्याओं के अंदर उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करे। क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, सबसे पहला है 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा को जो है खत्म कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। और किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए, जो भारत के राजा राम मोहन जी थे, उन्होंने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इस प्रथा को खत्म किया 1829 को। ये आपको याद रखना है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, यानी अगर कोई महिला जो है विधवा हो जाती है और उसकी अगर पूरी लाइफ अभी पड़ी हुई है, जवानी में ही वो जो है विधवा हो गई है, तो उसकी रीमैरिज जो एक्ट है उसको लागू किया गया 1856 के अंदर। वरना पहले उसके पति की चिता पर जो है जला दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब 1856 में एक ऐसा एक्ट लाया गया जिसमें पुनर्विवाह की बात की गई कि एक महिला दोबारा से शादी कर सकती है। 1848 और 1852 में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, यानी गर्ल्स के लिए जो है अलग से स्कूल की ओपनिंग की गई। डेट आपको याद रखनी है। 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया, चाइल्ड मैरिज जो है इसके लिए एक एक्ट लाया गया 1929 को। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट जो है बता सकते हो जो अंग्रेजों ने जो है भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अपनाए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने हैं वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। इसका पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र और सामाजिक कार्यों के बीच संबंध को लिखिए, यानी राइट द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। इसके अंदर हमें रिलेशन बताना है सोशियोलॉजी और सोशल वर्क का। सोशल वर्क क्या होता है, जो भी समाज के अंदर जो भी कुछ भी एक्टिविटीज की जाती है, जो भी घटनाएं घटी हैं, उसका क्या संबंध होता है सोशियोलॉजी के अंदर। तो सोशियोलॉजी यानी जो समाज शास्त्र है, हम उसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, समाज की एक्टिविटीज के बारे में ही स्टडी तो करते हैं। तो इन दोनों का एक बहुत गहरा संबंध है, हम ये बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आंसर में भी लिखा है, समाज शास्त्र समाज से जुड़ी हुई अवधारणा है जिसमें सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यानी कि समाज शास्त्र के अंदर क्या चीज शामिल किया जाता है, जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं समाज के अंदर, जो कुछ भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सारी चीज जो है इंक्लूड की जाती है सोशियोलॉजी के अंदर। तो इन दोनों का आप कह सकते हो काफी गहरा संबंध है। समाज शास्त्र का ज्ञान सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक समस्याओं का समर्थन और समाधान करने में मदद करता है। ये दोनों मिलकर समाज में आप कह सकते हो समृद्धि की दिशा में काम करते हैं। कौन दोनों मिलकर, जो हमारा सोशियोलॉजी और सोशल वर्क है, ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी एक तरीके से जो हमारा समाज है वो ग्रोथ कर पाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सोशियोलॉजी के वर्कर्स हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि वो ये समझ पाते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर चल रही है, और उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, यानी उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन बताना है सोशल सर्वे का। क्लासिफिकेशन जो है सोशल सर्वे का वो 4 तरीकों से हुआ है। अब ये जो हमारा सोशल सर्वे होता है उसके अंदर क्या होता है, समाज के अंदर जो अलग अलग समय पे जो घटनाएं होती हैं और उन एक्टिविटीज, उन घटनाओं से क्या परिणाम निकलता है, क्यों हुई, क्या इसके रीजन थे, ये सारा सर्वेक्षण यानी ये सारा एक सर्वे जो है वो किया जाता है सामाजिक सर्वेक्षण के अंदर। समाज के अंदर एक सर्वे करवाया जाता है और सभी लोग जो है इकट्ठा होते हैं, क्योंकि समाज के अंदर जो है अलग अलग डाइवर्सिटी हम देखते हैं, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जो है धर्मों के लोग जो है एक साथ रहते हैं। तो उस बीच में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी जो है इकट्ठी की जाती है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है सोशल सर्वे के अंदर। और पहला जो आपका पॉइंट बताया है वो है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। वर्णनात्मक के अंदर क्या होता है, समाज के अंदर कहीं पर भी कोई घटना जो है घटित हुई है उसको उसी तरीके से बताना जिस तरीके से वो घटना घटी है, यानी उसके अंदर हम कुछ भी जो है अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते उस घटना के अंदर। क्यों घटी है, कैसे घटी है, सेम एज इट इज उसी वे में जो है एक्सप्लेन करना होता है वर्णनात्मक के अंदर। व्याख्यात्मक के अंदर क्या होता है, एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेटरी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, उन सारे रीजंस को ढूंढा जाता है जिसके वजह से जो है इस घटना के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जो भी कुछ परिवर्तन आए हैं उन रीजंस को ढूंढा जाता है। भविष्य दर्शक के अंदर क्या होता है, भविष्य में इन परिवर्तन, इन ये जो भी घटना घटी है उनमें जो परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों, उन नीतियों की वजह से समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें जो है तय कर ली जाती है, सारी चीजें ढूंढी जाती है इस सर्वे के अंदर। मूल्यांकनात्मक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये मूल्यांकन किया जाता है, एवल्यूएशन किया जाता है, आखिर जो ये नीतियां अपनाई गई हैं, ये जो भी चीजें अपनाई जा रही हैं बीते हुए समय में, उनका क्या परिणाम निकल रहा है, यानी क्या किस पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सोशल क्षेत्र के अंदर, या हर एक क्षेत्र के ऊपर किस तरीके का परिणाम जो है देखा जा रहा है, क्या क्या इन नीतियों की वजह से परिणाम आ रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको अडॉप्ट करने की वजह से इतनी भी ये जो पॉलिसीज हैं, तो ये सारी चीजें जो है मूल्यांकन किया जाता है पहले सर्वे के अंदर। उसके बाद जो है अगर वो नीतियां सही हैं तो उनको अपनाया जाता है, वरना उनके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस किया जाता है आज के अकॉर्डिंग। समाज के किन्हीं 3 लक्ष्यों को लिखिए, यानी इसके अंदर हमें 3 ऐसे गोल्स बताने जो सोसाइटी के होते हैं। अभी सोसाइटी क्या होती है, हम सभी लोगों से मिलकर जो है सोसाइटी बनती है, जिसे हम जानते हैं आपका परिवार, मेरा परिवार और लोग आसपास के जितने भी हमारे सारे लोग रहते हैं, हम सभी के लोगों की फैमिली से मिलकर जो एक आप कह सकते हो एक पूरा देश, एक पूरा संसार जो है बनता है, वही जो है हमारी सोसाइटी कहलाती है, यानी समाज कहलाता है। समाज के हर एक समाज के अंदर अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, अलग उनके नियम होते हैं, उनके कल्चर होता है, तो ये रूल रेगुलेशन वैल्यूज जो होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं, और इन्हीं सारी चीजों पर जो है पूरी हमारी सोसाइटी टिकी होती है, यानी सोसाइटी का पूरा जो सिस्टम है इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड होता है। क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्रों में जाके देखोगे कि वहाँ का कल्चर अलग है, कुछ दूरी पर आप जाओगे तो वहाँ का कल्चर आपको अलग मिलेगा, भारत का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर जो है अलग है, तो वो उनकी सोसाइटी है, ये हमारी सोसाइटी है, तो हमारा जो सोसाइटी है वो इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड होता है। अब इनके क्या गोल है, सबसे पहला गोल ये है समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव को मिटाना, यानी इक्वालिटी को प्रमोट करना, साथ ही साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म कर देना, एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाना। यानी ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है, इंटरडिपेंडेंस जो होती है हमारी, उन सारी चीजों को जो है काफी प्रमोट करती है हमारी सोसाइटी, क्योंकि हम सभी लोग जो है किसी ना किसी रूप में जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आपसी सहयोग और संघर्ष को बढ़ावा देना, तो ये इसका 3rd पॉइंट हो गया लक्ष्य का, यानी उसके गोल का। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है समुदाय क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षणों को लिखिए, यानी कम्युनिटी क्या होती है वो बताना है, साथ ही उसके मेन कैरेक्टर या उसके जो लक्ष्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो आप, वो कौन से होते हैं वो इसके अंदर हमें बताना है। अब समाज जो होता है हमारा, यानी जो सोसाइटी है वो हमारी अलग होती है और कम्युनिटी अलग होती है। कम्युनिटी यानी जो हमारा समुदाय है वो कम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, समाज के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हमारा समुदाय के अंदर कम लोग आते हैं। एक ही प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है, यानी जो सेम प्लेस पे रहते हैं, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया जो है एकदम एज इट इज सेम हो, उनके द्वारा, उन पीपल्स के द्वारा जो ग्रुप बनाया जाता है एक ही एरिया के अंदर, उसको ही क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है, यानी समुदाय कहा जाता है। अब ये हमारा कहाँ पर हो सकता है, उदाहरण के रूप में देखें तो गाँव के अंदर, गाँव का एक अपना जियोग्राफिकल एरिया है, अपना एक समुदाय है, अपना एक कल्चर है, उन्होंने एक छोटा सा अपना 5-6 लोगों का, 10 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, तो वो उनका अलग ग्रुप हो गया। शहर के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया किसी ने, तो उनका अलग कम्युनिटी हो गई। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है जहाँ पर सेम कल्चर और सेम आप कह सकते हो जिनका जियोग्राफिकल एरिया हो, वही हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। लेकिन समाज के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि समाज के अंदर जितने भी लोग एक साथ रह रहे हैं, जैसे भारत के अंदर जितने सारे लोग रह रहे हैं, वो उनकी पूरी एक सोसाइटी है, चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो, तो ये हमारी पूरी एक सोसाइटी, हमारा एक पूरा कल्चर एक साथ जो है बेस्ड रहता है। नेक्स्ट जो उसके लक्ष्य है वो क्या है, पहला पॉइंट है ये एक ही इलाके से संबंधित होते हैं, यानी उनका जो एरिया होता है वो बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो हमारे समुदाय होते हैं वो क्या होते हैं, काफी लॉन्ग टाइम तक जो है एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और काम करते हैं समाज के लिए। उनके लक्ष्य जो होते हैं, उनकी जो आप कह सकते हो जो भी गोल वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं समाज के अंदर कुछ भी सुधार करने के, और उनका एक स्पेशल नेम भी होता है, आप ये भी बता सकते हो। तो ये कुछ इसके गोल हो गए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है समाज और समुदाय में कोई 3 अंतर बताइए, यानी यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर। अभी हमने अलग अलग क्वेश्चन करे सोसाइटी और कम्युनिटी के, अब उनके अंदर डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे अब, क्योंकि हमने अपना जो क्वेश्चन है अलग अलग वो दोनों का हमने कर लिया है। तो समाज और समुदाय के अंदर पहला अंतर जो है वो ये है कि समाज जो है वो एक हमारी बहुत बड़ी इकाई है, यानी आप कह सकते हो सोसाइटी जो है एक लार्ज एंटिटी है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे लोग आते हैं। भारत देश के अंदर जैसे हम देखते हैं अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वो पूरा एक समाज हो गया। लेकिन समुदाय के अंदर क्या हो रहा है कि एक ही क्षेत्र से रिलेटेड जो लोग
लोग हैं, जैसे दिल्ली के अंदर कुछ लोगों ने अपने एरिया के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, वो हमारा समुदाय हो गया। स्मॉल प्लेस के अंदर जो है इस तरीके की कम्युनिटी को बनाया जाता है, तो इसके अंदर कम लोग होते हैं और इसके अंदर काफी ज्यादा लोग होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, सामाजिक विभिन्नताओं के बावजूद एक एकत्रित सामाजिक समूहता की भावना होती है। यानी इसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो है काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है, क्योंकि अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। डिफरेंसेस आप कह सकते हो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों में एकता जो है वो देखी जाती है, क्योंकि वो सब एक ही साथ एक ही समाज में रह रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा कम्युनिटी यानी समुदाय के अंदर, इसके अंदर एक ही कल्चर वाले और एक ही जगह पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं, तो इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, मानव द्वारा बनाई गई संरचनाएं, क्योंकि जो समाज है वो हमारा मानव द्वारा ही निर्मित होता है, हम लोगों से मिलकर ही एक पूरा समाज बनता है। लेकिन जो हमारा समुदाय की जो संरचना होती है वो किस तरीके की होती है, जिसके अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे से एक्चुअली में जो है कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड किस तरीके से रहते हैं समुदाय के अंदर, क्योंकि एक ही एरिया में लोग रह रहे हैं, 5-6 लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, उनको पता है इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। उदाहरण ले तो जो हमारा समाज है वो क्या है, भारत के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो पूरी एक भारत की एक सोसाइटी होगी। उसी तरीके से जो हमारे आस पास के लोगों ने मिलकर एक छोटा मोटा ग्रुप बनाया है नेबरहुड्स और विलेज के अंदर, वो हमारा कम्युनिटी के अंदर आएगा, यानी समुदाय के अंदर आएगा। इस तरीके से आप कुछ मेन डिफरेंसेस जो है बता सकते हो सोसाइटी और समुदाय के अंदर यानी कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, इसकी किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। इसके अंदर हमें सबसे पहले सोशल ग्रुप बताना है, फिर उसके जो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें एक्सप्लेन करना है। जो हमारे सामाजिक समूह होते हैं वो समाज के अंदर जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो समूह बनाए जाते हैं उन्हीं को सामाजिक समूह कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा जो व्यक्ति शामिल होते हैं, तो वही संगठन, वही समूह को सामाजिक समूह कहा जाता है। विभिन्न व्यक्तियों का वो संगठन होता है या वो समूह होता है जिसके अंदर साझेदारी से, यानी आप कह सकते हो एक दूसरे से बातचीत कर एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनकर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, उसी समूह को सामाजिक समूह सोशल ग्रुप कहा जाता है। अब इसके 3 मेन विशेषताएं क्या है, सबसे पहली वही विशेषता मैंने जो आपको बताई, इसके अंदर कम से कम 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति शामिल होते हैं और इसके अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे ही सदस्य अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वो है, समूह में हम की भावना होती है, यानी जो ये ग्रुप होते हैं सोशल ग्रुप, उसके अंदर कौन सी फीलिंग होती है, वी की फीलिंग। वी यानी हम, अगर कोई व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया है तो ये सिर्फ ये नहीं कहेगा कहीं अदर जगह जाकर कि ये मेरे वजह से काम हुआ, ये मैंने किया है, मैं की भावना नहीं होगी, वहां पर क्या बोलेगा, ये हम सब ने मिलकर ये काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर एक समूह का जो है अपना नाम होता है, जितने भी ग्रुप बनाए जाते हैं सोशल ग्रुप सभी के अपना नाम होता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह को उदाहरण सहित परिभाषित कर प्रमुख विशेषताएं लिखिए, यानी जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं, साथ ही साथ उन्हें हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है और उसकी विशेषताओं को बताना है। जो भी हमारे द्वितीयक समूह होते हैं यानी सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, वो कौन से ग्रुप होते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह समूह जिनका व्यक्तियों से सीधा संपर्क नहीं हो पाता वो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। दोज ग्रुप विच डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इंडिविजुअल आर कॉल्ड अ सेकेंडरी ग्रुप। जितने भी इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स होंगे वो लोग एक दूसरे को इंडिविजुअल रूप से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो इनडायरेक्ट तरीके से जो है एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताया है, सामाजिक दल यानी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कास्ट और लेबर यूनियन हो गया हमारा, जाति अथवा श्रम संघ, ये सारे कुछ हमारे ऐसे समूह हैं जो हमारे डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े होते हैं आपस में सभी मेंबर। इसके जो यहाँ पर विशेषता बताई उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आकार में बड़े होते हैं। जितने भी हमारे सेकेंडरी ग्रुप होती हैं उनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी जो है हमारी, ये एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर काफी सारे लोग जो है एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से। इसके अंदर जितने भी सदस्य हैं आप प्रत्येक रूप से जो है आपस में संपर्क करते हैं, यानी इनडायरेक्ट तरीके से सभी मेंबर जो है कम्युनिकेट करते हैं, जैसे लेटर से, फोन से, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो लोग एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, विशेष जरूरतों को पूरा करना, स्पेशल जो नीड्स होती हैं सोसाइटी की उन नीड्स को पूरा करना। जैसे अगर कहीं पर भी कोई युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के अंदर जिन व्यक्तियों को काफी ज्यादा जरूरत है, युद्ध से पीड़ित जो लोग हैं उन व्यक्तियों की मदद करना। अगर कहीं पर बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, कुछ भी ऐसी हमारी नेचुरल डिजास्टर आ गया है जिसकी वजह से लोगों को हेल्प चाहिए, वो हेल्प कौन करता है, हमारी जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है वो लोग ऐसे लोगों की हेल्प करता है जिन लोगों को समाज के अंदर काफी ज्यादा सुविधाओं और हेल्प की जरूरत होती है। इस तरीके से ये हमारे द्वितीयक समूह होते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह के किन्हीं 3 स्वरूपों को लिखिए। इसके अंदर हमें 3 फॉर्म बताने हैं। मुस्लिम जो मैरिज होती है
उसके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी मुस्लिम समुदाय के अंदर जो विवाह किया जाता है, इस कम्युनिटी के अंदर जो भी शादी वगैरह की जाती है उसको निकाह के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर एक पुरुष और महिला जो है आपस में निकाह करते हैं, उनकी शादी करवाई जाती है और आपस में वो आगे चलकर अपनी फैमिली को बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जिसका इसमें बताया है स्वरूप का, वो क्या है? निकाह। जब भी किसी व्यक्ति का निकाह किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उसके अंदर जो कुरान है, जो उनका आप कह सकते हो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, उनके अकॉर्डिंग जो शादी करवाई जाती है उस विवाह को निकाह कहा जाता है। फासिद दूसरा आप कह सकते हो रूप है। उसके अंदर क्या होता है, शादी के अंदर कुछ भी ऐसी गलतियां हैं, कुछ भी मिस्टेक्स हैं, उन सभी मिस्टेक्स को रिमूव कर दिया जाता है और उन सभी को हटाने के बाद जो विवाह को कंसिडर किया जाता है करेक्ट फॉर्म में, उस विवाह को ही फासिद कहा जाता है। अब मुताह किसे कहा जाता है? ये हमारा थर्ड फॉर्म है। मुताह उस विवाह को कहा जाता है जिसके अंदर निश्चित समय के लिए किया गया विवाह होता है, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं, यानी उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। उनके जो बच्चे होते हैं अपने पिता के प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर या हिस्सा जो है उसको मिलता है। तो इस तरीके के जो आप बता सकते हो अलग अलग रूप होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। बाकी ज्यादातर जो विवाह किए जाते हैं वो निकाह के रूप में किए जाते हैं हर एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है संयुक्त परिवार का अर्थ तथा इसके किन्हीं 3 लक्षणों को लिखे। इसके अंदर हमें मीनिंग बताना है ज्वाइंट फैमिली का और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यहाँ पर हमें बतानी है। तो जो भी हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो वो क्या होती है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर क्या होता है, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, उनके बच्चे, बच्चों के चाहे चाचा चाची हो गए या बड़े पापा मम्मी हो गए, दादा दादी हो गए, इस तरीके से सभी जनरेशन के लोग हैं वो उसके अंदर जो है एक ही घर के अंदर रहते हैं, तो वो ही हमारी ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके जो बच्चे होते हैं वो लोग रहते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के अंदर बच्चों के बच्चे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गई, वो सब एक साथ रह रहे होते हैं ज्वाइंट फैमिली के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि परिवार के सदस्य किसी भी फैसले को मिलकर लेते हैं। अगर फैमिली के अंदर 10 जने हैं तो अगर कोई भी फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो सभी मेंबर्स जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, आपस में राय मशवरा कर कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन को लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर हर एक व्यक्ति की जो भी पहचान होती है वो उसकी एज के ऊपर होती है। कौन व्यक्ति कितने उम्र का है और उसका क्या रिलेशन है दूसरे व्यक्ति के साथ, वो एज के ऊपर बेस्ड होता है, उसकी पहचान उम्र से होती है। सभी सदस्यों पर एक समान ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि फैमिली के अंदर अगर 10-15 लोग हैं तो उनके साथ इनइक्वालिटी की जाए, सभी को जो है इक्वल अटेंशन दी जाती है, सभी मेंबर्स के साथ जो है एक जैसा व्यवहार किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार या बिहेवियर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है नातेदारी रिश्तेदारी का अर्थ तथा इसके प्रमुख प्रकार बताइए, यानी कि राइट द मीनिंग ऑफ किनशिप एंड इट्स मेन टाइप। के अंदर हमें नातेदारी के जो मेन टाइप्स होते हैं वो बताना है, उसका मीनिंग बताना है। तो इसके जो मेन टाइप्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं हमारे, वैवाहिक नातेदार और एक समरक नातेदार। और अगर इसके अर्थ की बात करें तो रिश्तेदारी और नातेदारी का अर्थ क्या होता है, हमारा जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव जैसे हमारे मम्मी के साइड के जो भी हमारे कजन्स वगैरह हो गए, मौसी हो गई, नाना नानी हो गए, वो लोग हमारे रिलेटिव्स हो गए, मामा मामी। और अगर हम अपने फादर्स की साइड की बात करें तो फादर्स की साइड में हमारे चाचा चाची, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, इस तरीके के। और अगर हमारी किसी भी कजन्स में किसी की शादी हुई है, जिस जगह से शादी हुई है उनके साथ भी हमारी रिश्तेदारी बन जाती है। तो इस तरीके से जो है विवाह के रूप में और अलग अलग रूप में संबंध या रिश्तेदारी हम बता सकते हैं वो होती है। यही यहाँ पर बताया गया है कि ये एक ऐसा सामाजिक बंधन है जो परिवार के संबंध और विवाह से जुड़ी होते हैं। परिवार यानी जो हमारे चाचा चाची वगैरह हो गए, और विवाह से यानी जो विवाह के बाद जो नया परिवार जो जुड़ता है फैमिली के अंदर, वो विवाह से संबंधित होता है। और जो इसके 2 टाइप्स हैं उसके अंदर भी यही बताया गया। विवाह के तौर पर यानी जो विवाह के बाद पति पत्नी के बाद जो उनका एक नया फैमिली मिलती है उस फैमिली को वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। और जो हमारा समरक नातेदारी होती है, समरक नातेदारी के अंदर क्या होता है, जो एक बच्चा अगर किसी फैमिली के अंदर पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स के अलावा भी आसपास के जो लोग हैं उसके, चाहे वो चाचा चाची हो गए या अदर जो कजन्स होते हैं, उन सभी को समरक नातेदारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में प्रमुख अंतर लिखिए। इसके अंदर हमें मेन डिफरेंस बताने हैं अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड जो स्टेटस होते हैं उनके बीच में। अब जो हमारी प्रदत्त स्थितियां क्या होती हैं, जो हमारी जन्म पर आधारित होती हैं, लेकिन जो हमारी अर्जित यानी जो हमारी अचीव स्टेटस होता है उसको हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं, ये हमारी जन्म पर आधारित नहीं होती है। तो जो हमारी स्थिति है यानी स्टेटस का मतलब क्या है, पोजीशन, पद। हर एक व्यक्ति के समाज के अंदर कोई ना कोई पद होता है, क्योंकि समाज के अंदर हर एक व्यक्ति किसी न किसी रिलेशन के अंदर है। जैसे आपकी मम्मी किसी की दादी हो सकती है, आपकी मम्मी है किसी की बहन हो सकती है। तो इस तरीके से समाज के अंदर हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई पद यानी स्टेटस होता है। उसी तरीके से जो हमारा अर्जित यानी जो हमारा अचीव वाला स्टेटस है उसको हर एक व्यक्ति क्या करता है, अचीव करता है। किस तरीके से अचीव करता है, कोई भी कंपटीशन में भाग लेकर जब उसके अंदर वो विजेता प्राप्त होता है, उसके अंदर जो उसे पोजीशन मिलती है तो वो
वो क्या चीज है, अर्जित स्थिति हुई, यानी उसने एक अपने स्टेटस को अर्जित किया है, उसने प्राप्त किया है। तो यही मेन डिफरेंस कुछ जो है आप इसके अंदर इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिख सकते हो। पहले पॉइंट में यही बताया कि ये जो हमारा अस्क्राइब स्टेटस होता है, प्रदत्त परिस्थिति, इसके अंदर क्या है, ये हमारे जन्म पर आधारित है, यानी हमारा बर्थ बेस्ड है। लेकिन जो हमारा अर्जित परिस्थिति है हमारा बर्थ बेस्ड नहीं है। और सेकंड पॉइंट में बताया है कि इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता। अगर आपकी मम्मी है तो उसको आप बदल नहीं सकते हो। अगर वो किसी की मौसी है तो उस चीज को बदला नहीं जा सकता, यानी कुछ समय बाद वो मौसी से चाची नहीं बन जाएंगी या बुआ नहीं बन जाएंगी, वो क्या रहेंगी, मौसी जिसकी है वो मौसी ही रहेंगी। अगर किसी की चाची है तो उनकी चाची ही रहेंगी। इस तरीके से उस स्थिति को बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारी अर्जित यानी जो हमारी अचीव स्टेटस है उसको हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हर समय में अलग अलग कंपटीशन में भाग लेकर हम आगे भी जा सकते हैं या पीछे भी आ सकते हैं। तो उस स्टेटस या उस पोस्ट को जो है चेंज किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। और जो हम नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर ये बताया कि हमारे लिंग पर आधारित होता है, जेंडर बेस्ड होता है हमारा। लेकिन ये हमारा जेंडर बेस्ड नहीं होता है अर्जित, ये हमारा प्रतियोगिता बेस्ड होता है, यानी ये हमारा कंपटीशन के ऊपर होता है कि हमने किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और कौन सी पोस्ट हमें मिली है। तो ये हमारा उस पे बेस्ड होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी बता रखा है कि जैसे पत्नी यानी वाइफ, आंटी हो गया, मदर हो गया, दादी हो गई यानी ग्रैंड मदर हो गया, तो वो जो है ये हमारे लिंग पर आधारित है। उसी तरीके से अगर अर्जित के अंदर बात करें तो जैसे बढ़िया शिकारी, अगर उसने उसके अंदर कोई पोस्ट प्राप्त करी है तो वो गुड हंटर रहेगा। आगे चलकर वो कुछ और भी हो सकता है, वो चेंज कर सकता है। बागवान यानी गार्डनर है या कुछ अदर कुछ भी उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट मिलेगी। तो यही जो है मेन डिफरेंस होते हैं हमारे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के परिवर्तन में प्रौद्योगिकी का योगदान समझाइए, यानी जो भी समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा टेक्नोलॉजी का। इसको आप अपने आप जो है अकॉर्डिंग बनाकर लिख सकते हो। हर कोई बता सकता है कि आखिर किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के अंदर कितने सारे चेंजेस जो है हमारे समाज के अंदर लाया है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ने। क्योंकि पहले के समय में क्या हुआ करता था, दूर दराज में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बना सकते, कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम वहां से उससे जो है बातचीत कर सकते हैं, चाहे हम वीडियो कॉल पे बात करें, फोन पे बात करें। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी से जो है काफी ज्यादा चेंजेस समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखे जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी के जरिए समाज में परिवर्तन और विकास को बढ़ावा मिला है, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, समाज के अंदर डेवलपमेंट आया है। अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है आप बता सकते हो। सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन की जो फील्ड है, उत्पादन का जो क्षेत्र है, उसके अंदर सबसे ज्यादा उसने योगदान दिया है टेक्नोलॉजी ने, प्रौद्योगिकी ने। किस तरीके से, जैसे पहले क्या हुआ करता था, फैक्ट्री या कहीं पर भी कुछ भी काम हो रहा है तो वहां पर परिवार यानी कि जो ह्यूमन जो होते हैं वो लोग अपने हाथों से काम किया करते हैं फैक्ट्री के अंदर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई, अब क्या हो गया, अलग अलग मशीनों का निर्माण किया गया, रोबोट्स बनाए गए। इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर अब जो है अलग अलग मशीनों ने जो है उनका तो स्थान ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि पहले जो है मनुष्य खुद जो है काम किया करता था और उसकी शक्ति जो है वेस्ट हुआ करती थी। लेकिन अब जो है अलग अलग जो बिजली, भाप या ऊर्जा, इन सारी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज के बनाने में। उत्पादन की वस्तुओं का उपभोग जो है केवल अब जो है परिवार के लोग ही नहीं करते हैं, बल्कि बाजारों तक इसका फैल गया है प्रोडक्शन। किस तरीके से, पहले अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी खेती बाड़ी करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति उसको नहीं खाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर ले जाएगा, उसको बेचेगा। और सिर्फ अपने एरिया में नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग देशों में भी उस चीज को पहुंचा सकता है। क्योंकि आजकल जो समय है हमारा वो ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह में हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बाजार की जो गतिविधियां हैं यानी जो हमारी एक्टिविटीज है मार्केट की, वो ग्लोबल लेवल पे हम बता सकते हैं कि वो हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी इसके अंदर हमें बताना है आखिर क्या क्या रोल होता है हमारा एजुकेशन का सोशल चेंज के अंदर। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि आखिर टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है सोशल चेंज के अंदर। अब हमें बताना है एजुकेशन का क्या होता है, शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो टेक्नोलॉजी वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वो बहुत ईजी, आप और भी पॉइंट जो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो एजुकेशन के अंदर आप क्या बताओगे, एक एजुकेशन हर एक सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर सोसाइटी के अंदर हर एक व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो जो है उसके अंदर सोचने समझने की जो क्षमता होगी वो अलग तरीके की होगी, वो अच्छे से सोच समझकर हर एक काम को करेगा और वो सोसाइटी जो है पिछड़ी नहीं रहेगी बल्कि डेवलप्ड हो जाएगी। तो डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है सोसाइटी के लिए, शिक्षा जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा हो, उसी से जो है संस्कृति जो है हमारी परंपरा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाएगी, यानी उसका जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन का। तो यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट्स बताए हैं भूमिका के। पहला पॉइंट है, व्यक्तियों को समाज की जरूरतों के अनुसार ढालने का काम शिक्षा करती है, यानी कि जो शिक्षा होती है, जो
एजुकेशन होती है वो क्या करती है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को जो भी उसकी नीड्स है सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ढाल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्रौद्योगिकी के जरिए लोगों को प्रशिक्षण देने जैसी जरूरतों को पूरा करती है। शिक्षा क्या करती है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर ट्रेनिंग देनी है तो वो शिक्षा के जरिए यानी एजुकेशन के जरिए ही हम किसी को भी उसके बारे में बता सकते हैं। अगर हमें उस चीज की खुद नॉलेज नहीं होगी, कुछ शिक्षा नहीं होगी, तो हम दूसरे लोगों को क्या ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग देने के लिए प्रौद्योगिकी की यानी टेक्नोलॉजी के लिए तो उसके लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। उसी तरीके से समाज के लिए न्यू आइडियाज या नए डेवलपमेंट के लिए या कुछ भी इंकरेजमेंट के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो विचार वगैरह के लिए भी या बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, तो फिजिकल या इंटेलेक्चुअल, इन सारे डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा हर एक व्यक्ति को एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का, चेंज लाने का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बाकी आपका छोटा मोटा कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, वरना आप जो है पूरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप नोट्स को खुद रीड आउट कर लोगे ना तो आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगर क्या है, सिख धर्म में ईश्वर के लिए क्या विचार है। इसके अंदर हमें सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, मतलब बताना है कि लंगर होता क्या है, फिर क्या आइडियाज हैं सिखिज्म में गॉड से रिलेटेड, वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो लंगर आप सभी ने जरूर खाया होगा या सुना होगा कि सिख धर्म के अंदर क्या होता है, गुरुद्वारा के अंदर लंगर खिलवाया जाता है। वहाँ पर ना किसी का मजहब पूछा जाता है ना जाति पूछी जाती है, बिना किसी भेदभाव के सभी को एक साथ जो है बैठाकर खाना खिलाया जाता है, वही हमारा लंगर होता है। लंगर एक स्वतंत्र सामुदायिक रसोई है, सभी के लिए जो खाना बनता है वो एक ही रसोई के अंदर बनता है और वहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी को खाना खिलाया जाता है। यानी इसके अंदर आप बता सकते हो कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ना उसकी रिलीजन ना कास्ट के बेस पर, किसी भी बेस पर उनके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता, सबको एक साथ खाना खिलाया जाता है। अब इसकी स्थापना किसने करी थी, यानी ये जो आइडिया है सामुदायिक रसोई का, लंगर का, वो किसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो जो हमारे गुरु नानक जी हैं, सिखिज्म के सबसे लास्ट गुरु जो माने जाते हैं गुरु नानक जी, उन्होंने इस चीज की स्थापना करी थी लंगर की। तो ये आपको बताना है स्टैब्लिश्ड बाय गुरु नानक, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव था इसको स्थापना करने का वो क्या था, ताकि इससे समाज के अंदर इक्वालिटी की जो भावना है वो उत्पन्न हो सके और जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो सके। तो इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने इस चीज की स्थापना करी, लंगर की। अब सिखिज्म के जो विचार है ईश्वर से रिलेटेड, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गॉड को उनके अंदर पिता, प्रेमी और आचार्य माना जाता है, फादर, लव एंड टीचर। सेकंड पॉइंट है निर्गुण और निराकार, यानी सिखिज्म के अंदर जो ईश्वर का आकार है वो क्या है, निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के अंदर भी अल्लाह जिसको माना जाता है, जो गॉड है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो इस तरीके की भगवान की या ईश्वर की जो है पूजा की जाती है सिख धर्म के अंदर। साथ ही थर्ड पॉइंट है ये है ईश्वर सत्य है, यानी गॉड इज ट्रुथ, जिसे नानक जी ने सत नाम से पुकारा है। गुरु नानक उनको क्या कहते हैं, गॉड को सत नाम। तो ये तीन आप बता सकते हो उनके आइडिया है सिखिज्म के गॉड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए, यानी मेजर हमें ऐसे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बतानी है जो पॉपुलेशन के वजह से, एकदम से जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके वजह से प्रॉब्लम्स आई है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, वो हमें बताना है। तो इसके आंसर में सबसे पहले जो हमारा जनसंख्या विस्फोट है उसका यहाँ पर मीनिंग बता रखा है। जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होना, यानी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अचानक से एकदम से जो है इंक्रीजमेंट हो जाए पॉपुलेशन के अंदर, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी जनसंख्या विस्फोट। इससे क्या होता है, अगर समाज के अंदर एकदम से जो है जनसंख्या की बढ़ोतरी हो जाएगी तो संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाएंगे, रहने की जगह कम पड़ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न होने लग जाएंगी जनसंख्या के बढ़ने से। जनसंख्या में तेजी से विस्तार होने लगता है तो लोगों की जरूरतों के लिए संसाधनों की पूर्ति कर पाना मुश्किल हो जाता है, यानी काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं सभी लोगों की जो नीड्स हैं उन रिसोर्सेज को उनको पूरा किया जा सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति की नीड्स होती है, हर एक रिसोर्सेज मिले तो वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक जो है ज्यादा जनसंख्या होना भी हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। कम जनसंख्या भी गलत है, बहुत ज्यादा जनसंख्या भी गलत है। तो यही आपको बताना है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या से क्या होता है, सभी लोगों की जो नीड्स होती है रिसोर्सेज से रिलेटेड वो उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बताया सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम में क्या क्या आता है, हमारा गरीबी आने लग जाती है, निरक्षरता यानी निम्न जीवन शैली, कुपोषण,
खराब स्वास्थ्य, अपराध, ऐसी कुछ समस्याएं जो है समाज के अंदर उत्पन्न होने लग जाती हैं, क्योंकि लोग गरीब हो चुके हैं, उनके पास कोई अपना जीवन शैली नहीं है, वो बीमारियों से जूझ रहे हैं, अलग अलग हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो अलग अलग क्राइम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, समाज के अंदर सोशल प्रॉब्लम ये सारी आती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या आता है, हमारा बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अब इतने सारे लोग हो गए हैं समाज के अंदर, तो एकदम से सभी लोगों को रोजगार कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाएगी, इसलिए बेरोजगारी आ जाती है, भूमि की कमी हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ लैंड, और आवास की कमी यानी जहां पर उनका घर होना चाहिए उसकी भी कमी आ जाती है, लैक ऑफ हाउसिंग। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है आने लग जाती हैं जनसंख्या में, जिस तरीके से अचानक से अगर बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों को नीड्स होती है अलग अलग रिसोर्सेज की, अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो इनसे जो है ये सारी कुछ समस्या जो भी हमने पढ़ी वो समस्या उत्पन्न होने लग जाती है समाज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की कानून के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए पारित किए गए किन्हीं 3 कानूनों को लिखिए। इसके अंदर हमें ऐसे कानून को बताना है जो अवेयरनेस को फैलाता है लॉस के प्रति वुमेन्स का। तो सबसे पहला कानून है विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में इस एक्ट को पारित किया गया था, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं वो किसी अन्य धर्म या जाति के अंदर विवाह कर सकती हैं। दहेज निरोधक कानून 1976 के अंदर इस एक्ट को पारित किया गया था, जिसके अंदर दहेज निरोधक कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1971 में बनाया गया था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को यह पारित किया गया था। ये ऐसे कुछ कानून है जिसके जरिए क्या होता है, महिलाओं का कानून के प्रति जागरूकता फैलती है, उनको ये पता चलता है हमारे क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स जो है हमें दिए गए हैं, और कौन कौन से कानून जो है हमारे लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के दौरान स्त्रियों की स्थितियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन की क्या स्थिति थी वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। लॉन्ग टाइम में जो भी हमने क्वेश्चन आंसर करे तो उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन करा था ब्रिटिश वाला, उसके अंदर हमने देखा था, उसके अंदर कुछ छोटा सा जो है परिचय इंट्रोडक्शन दिया गया था वैदिक पीरियड में किस तरीके की स्थिति हुआ करती थी वुमेन्स की। तो आपको इस आंसर के अंदर यही बताना है कि भारतीय समाज के अंदर जो स्त्रियों का जो महत्व है वो बहुत पुराने समय से इम्पोर्टेंट रहा है। महत्व जो रहा है वुमेन्स का हमेशा से बना रहा है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हर एक समय के बाद जो है उनकी कंडीशन में चेंजेस देखा जाता है। कभी किसी टाइम पीरियड के अंदर वुमेन्स की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बहुत अच्छी रहती है, कभी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है, नहीं बेकार हो जाती है, कभी गुड कभी बैड, ऐसी स्थिति रही है। तो लेकिन जो हमारा वैदिक टाइम पीरियड रहा है उस समय में जो स्त्रियों की यानी वुमेन्स की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, गुड कंडीशन में जो है वो रहती थी, क्योंकि इस समय में ऐसा नहीं था कि वुमेन्स के साथ जो है इनइक्वालिटी का जो है बिहेवियर किया जाता हो। इस समय में क्या हुआ करता था, पुरुष और स्त्रियों के बीच समानता की भावना थी, यानी कि मैन और वुमेन के अंदर इक्वालिटी की भावना रखी जाती थी। दोनों में से किसी के साथ भी जो है इनजस्टिस या इनइक्वालिटी का जो बिहेवियर है वो नहीं किया जाता था। सेकंड पॉइंट है, स्त्रियां समाज और धर्म से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकती थी, यानी कि जो वुमेन्स हुआ करती थी वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं अलग अलग एक्टिविटीज में जो सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड होती है हमारी। थर्ड पॉइंट ये है कि वुमेन हैड द फ्रीडम टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, उनको ये अधिकार हुआ करता था कि वो अपने जीवन साथी को खुद चुन सकती हैं, कोई जोर जबरदस्ती से उनकी शादी नहीं करवा सकता है। ये सारे जो स्वतंत्रता है वो कब मिली है उनको, वैदिक पीरियड के अंदर। लेकिन उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक के अंदर क्या हुआ, उनकी इस स्थिति में काफी ज्यादा चेंज आया और उनकी स्थिति खराब हो गई थी वुमेन्स की। फोर्थ पॉइंट है, स्त्रियां वेदों का अध्ययन कर सकती थी। वेद यानी जो भी हमारे वेद होते हैं 4 वेद, उन सारे वेद का जो है स्टडी कर सकती थी वुमेन्स। लेकिन आगे चलकर ऐसा हुआ कि उनको एकदम एजुकेशन से ही दूर रखा जाने लग गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, विधवा का फिर से विवाह किया जा सकता था। अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो उसकी रीमैरिज की जा सकती थी वैदिक टाइम पीरियड के अंदर। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन हुआ करती थी वैदिक काल के अंदर। तो हम कह सकते हैं वैदिक टाइम पीरियड के अंदर वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा गुड थी, बैड नहीं थी। तो इस तरीके से जितने भी हमारे लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वर्क? सोशल वर्क क्या होते हैं? जो भी समाज के अंदर एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो वही हमारी जो अलग अलग एक्टिविटीज की जा रही है, जो भी सर्विस दी जा रही है, प्रोस्पेरिटीज है हमारी, वही सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी सोशल वर्क कहलाती है, सामाजिक कार्य कहलाती है। समाज में सेवा और समृद्धि के लिए की जाने वाली गतिविधियों को ही क्या कहा जाता है? हमारा सोशल एक्टिविटीज कहा जाता है। इसके अंदर समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मनोविज्ञान किसे
किसे कहते हैं? व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी? सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है हमारी साइकोलॉजी की जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज की जाती है, उसी को सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान। औपचारिक साक्षात्कार का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ फॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू हमारा कौन सा होता है? जिसके अंदर जो इंटरव्यू लिया जाता है वो बहुत ही योजना बनाकर, यानी पहले ही प्लान कर लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। हिंदी में इंटरव्यू को क्या कहते हैं? साक्षात्कार। और इसके अंदर पहले ही से ही क्वेश्चन जो है डिसाइड कर लिए जाते हैं, तय कर लिए जाते हैं, आखिर सामने वाले बंदे से क्या क्या क्वेश्चंस को पूछना है, वही हमारा औपचारिक साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विधि में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? यानी व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड के बारे में हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, अगर कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है पिछले समय की, उसके लिए क्या क्या सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उस समय के जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, व्यवसायिक लेखन है, प्रोफेशनल राइटिंग, न्यूज़पेपर्स, डायरी, ये सारी चीजें जो उस समय की हैं, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यही कुछ हमारे सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जो ऐतिहासिक विधि के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज समूह का क्या अर्थ है? क्षैतिज समूह यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर लोग शामिल होते हैं, वो बिना किसी परंपरा और बिना किसी रिलेशन से जो है एक साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी पीपल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो बिना किसी, आप कह सकते हो, उनका कोई रिलेशन भी नहीं है और ना ही उनका कोई कल्चरल ट्रेडिशनल जो है वो मिलता जुलता है। ऐसी जो है उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी जो दोस्तों का जो एक समूह होता है, उसके अंदर क्या होता है, उस दोस्तों के ग्रुप के अंदर कोई मुस्लिम है तो कोई हिंदू है, कोई तो सिख है, तो उनका धर्म जो है अलग अलग है, उनके कल्चर भी अलग अलग है, ट्रेडिशनल अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों का एक ग्रुप है। तो एक ऐसे ग्रुप को जिसकी कोई परंपरा जो है मिलती जुलती ना हो, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्षैतिज समूह कहा जाता है। विवाह को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मैरिज। मैरिज जो होती है हमारी एक ऐसी, आप कह सकते हो, संस्था है जिसके अंदर मैन और वुमेन को एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो एक साथ मिलकर रह सकते हैं, यानी जीवन जीने का अवसर मिलता है, और साथ ही जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं। समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना शादी के यानी बिना विवाह के अगर इस तरीके का रिलेशन बनाता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विवाहित है, महिला और पुरुष, और जब वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उस चीज को सोसाइटी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो होती है उनके बच्चों की, वो सारे दायित्व वगैरह सिखाए जाते हैं, उनको बताया जाता है। तो विवाह हमारा क्या है? एक ऐसी, आप बता सकते हो, संस्था है जिसके अंदर महिला और पुरुष जो है शादी करते हैं और आपस में यौन संबंध बनाते हैं और इससे जो है आगे फैमिली जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या के आधार पर विवाह के 2 प्रकार लिखिए। राइट 2 टाइप्स ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेस पर हमें मैरिज के 2 तरीके बताने हैं। सबसे पहला तरीका है एक विवाह, मोनोगामी। इसके अंदर क्या होता है, एक ही हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं, इसको मोनोगामी या एक विवाह कहा जाता है। बहुविवाह के अंदर क्या होता है, एक से अधिक पत्नियां होती हैं, उसको बहुविवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ हाइपोगामी। इसके अंदर क्या होता है, एक निम्न जाति यानी लोअर कास्ट का लड़का एक उच्च जाति यानी हाई क्लास की लड़की के साथ जब शादी करता है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह, हाइपोगामी मैरिज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ फैमिली। कितना आसान क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो आ रहे हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो परिवार क्या होता है, परिवार के अंदर जो हमारे ब्लड रिलेटेड जितने भी मेंबर्स होते हैं वो, और विवाह से संबंधित जो मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग जो है एक साथ रहते हैं, वही हमारा परिवार होता है। हम सभी का घर जो होता है वो एक होता है परिवार के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं? यानी इसके अंदर हमें बताना है कि पेट्रियार्कल फैमिली जो होती है वो कौन सी होती है। जो हमारी पितृसत्तात्मक फैमिली होती है उसके अंदर जो घर का मुखिया होता है वो कौन होता है, जो एक मैन होता है। पेट्रियार्की सिस्टम के अंदर यही कल्चर है कि जो भी मुखिया होगा वो कौन होगा, एक लड़का होगा, एक बुजुर्ग हो सकता है वो, या अगर बुजुर्ग नहीं है तो घर के अंदर अगर कोई उनसे छोटा है लड़का, जैसे हमारे फादर हो गए, वो हो गए, तो घर के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है ये सारी चीजें कौन देखेगा, जो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, महिला नहीं बल्कि पुरुष के अंदर। तो पुरुष के हाथ में सारी शक्ति या पावर होती है पितृसत्तात्मक परिवार के अंदर। ज्यादातर घरों में आज भी जो है हमारी पितृसत्तात्मक ही परिवार जो है वो चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबर्ड्स किसे कहते हैं? यानी इसका हमें मतलब बताना है। तो एक ऐसी विशेष परिवार व्यवस्था है जिसमें परिवार और
व्यक्तियों का वह समूह है, एक ऐसा ग्रुप आप बता सकते हो इंडिविजुअल और फैमिली का, जिसके अंदर जो इसराइल के अंदर जो है चिल्ड्रंस को आप कह सकते हो पालते हैं। एक ऐसा ग्रुप है हमारा जिसका क्या नाम है क्यूबर्ट्स, जिसके अंदर हमारे कितने चिल्ड्रंस आते हैं 50 से लेकर 2000 तक के बच्चे जो है इसके अंदर शामिल होते हैं और उनकी परवरिश जो है ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैटरी क्या है, यानी व्हाट इज द फ्रैटरी। इसके अंदर आपको बताना है फ्रैटरी वह वंश के अनुसार बना हुआ समूह है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा गोत्र होते हैं, यानी अलग अलग गोत्र के लोग जो है एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और उन सबकी जो इंडिविजुअल जो है एक आइडेंटिटी होती है, एक उनका खुद का आप कह सकते हो एक वजूद होता है, व्यक्तिगत पहचान होती है। साथ ही साथ उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, वो सभी लोग जो है अपने आप से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, सभी लोग जो भी इस समूह के अंदर आते हैं। यानी आप बता सकते हो फ्रैटरी के अंदर अलग अलग गोत्र के लोग एक साथ समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वही हमारा फ्रैटरी होता है। अब जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो हमारे 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले हमारे क्वेश्चंस होंगे। जो भी हम उत्तर देंगे या तो वो हम अपना 1 वर्ड में देंगे या उसका एक सेंटेंस लिखेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है समाज शास्त्र का वह क्षेत्र जो सामाजिक कार्यों का प्रयोग कर व्याख्या करता है क्या कहलाता है। यानी इसके अंदर हमें बताना है कि दैट एरिया ऑफ सोशियोलॉजी विच एक्सप्लेन यूजिंग सोशल एक्शन, उसको हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी के नाम से हम उसको जानते हैं, प्रायोगिक समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सक्षम विधि का क्या अर्थ है, व्हाट डज फंक्शनलिस्ट मेथड मीन। इसके अंदर हमें बताना है कार्य सक्षम का अर्थ क्या होता है। तो जो हमारे कार्य सक्षम है, हर एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है वर्क करने की, वो अलग अलग होती है, उसी को कार्य सक्षम के नाम से जाना जाता है, वही हमारी एक विधि है, मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज किसे कहते हैं, सोसाइटी है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारी सोसाइटी क्या होती है, जिसके अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और कार्यों को करते हैं, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य में द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह कौन सा विवाह है। यानी कि जो 5 पांडव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था, उस मैरिज को किस नाम से जानेंगे, बहुपति विवाह, क्योंकि इसके अंदर क्या था, द्रौपदी के 5 पति थे, इसी वजह से इसको बहुपति विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विवाह जो कुरान में दिए गए धार्मिक नियमों के अनुसार होता है उसे कहते हैं, यानी ऐसी शादी, ऐसा विवाह जो कुरान के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, तो उस विवाह को क्या कहा जाता है, निकाह कहा जाता है। यह भी हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विवाह जो हिंदू विवाह में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो विवाह का क्या नाम है, प्रजापत्य मैरिज। क्योंकि इस विवाह के अंदर क्या होता है, प्रजापत्य विवाह के अंदर, इसके अंदर लड़की का पिता लड़के के पिता से बातचीत करता है, उसके बाद जो है शादी होती है। तो एक आप कह सकते हो ये अच्छे विवाह के अंदर माना जाता है। टोटल 8 जो है विवाह के प्रकार होते हैं, उनमें से एक जो है हमारा प्रजापत्य विवाह है। 8 कौन कौन से हमारे प्रकार हैं, अभी हमने जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी गई, यानी जो चाइल्ड मैरिज है कौन से एक्ट के अंडर जो है उसको बैन किया गया था। तो जो हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम है जो 1929 को लाया गया था, इस एक्ट को, उसके अंडर में जो है चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा विवाह में स्वीकृति किस अधिनियम के तहत दी गई है, यानी विधवा विवाह को जो हमारी विडो मैरिज होती है किस एक्ट के तहत जिसको अप्रूवमेंट मिली है, तो वो है हमारा विडो री मैरिज एक्ट 1856 के अंडर में जो है इसको आप कह सकते हो स्वीकृति प्राप्त हुई है कि विधवा महिला भी जो है री मैरिज यानी दोबारा से शादी कर सकती है अगर वो चाहती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता पुत्री, माता पुत्र और भाई बहन में विवाह के निषेध को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज बिटवीन फादर डॉटर, मदर सन एंड ब्रदर सिस्टर इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, इंसेस्ट टैबू, यानी निकट भिगमन। इसके अंदर क्या होता है कि एक पिता पुत्री जो है शादी नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से माता और पुत्र भी शादी नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज के अंदर इस तरीके की शादी जो है बिल्कुल नहीं होती है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परिवार जिसमें विवाहित जोड़ा अपने अविवाहित यानी बिना शादीशुदा वाले बच्चों के साथ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ कपल्स और उनके अनमैरिड जो है चिल्ड्रंस रहते हैं, उनको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। गोत्र किसे कहते हैं, गोत्र जो है हमारा वो हर एक व्यक्ति का होता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि सेम गोत्र वाले व्यक्ति जो है शादी नहीं कर सकते हैं,
ये तो विवाह के समय हो गया। लेकिन गोत्र होता क्या है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इसमें हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग गोत्र होता है और उनके जो पूर्वज हैं उनका संबंध जो है आपस में जुड़ा हुआ है, यानी उनका एक ब्लड रिलेशन है। पीढ़ी दर अगर हम देखेंगे बहुत पुराने वंशज पर अगर उनके जाएं तो उनका कहीं ना कहीं जो है आपस में जो है रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन। तो इसी वजह से गोत्र जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है हिंदू धर्म के अंदर। जब शादी वगैरह की जाती है तो ये गोत्र वगैरह देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी हमारी 1960 के दशक में जो है इसको स्टार्ट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन को। ये आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा चलाए गए धर्म का क्या नाम था, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना जो अकबर के द्वारा जो रिलीजियन चलाया गया था वो कौन सा था, दीन इलाही। दीन इलाही के अंदर क्या था, जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर कुछ अच्छाइयां भी है कुछ बुराइयां भी है, तो दोनों धर्म की अच्छाइयों को लेकर जो एक नया धर्म बनाया गया था अकबर के द्वारा उसको ही कहा जाता है दीन इलाही, जिसके अंदर अलग अलग धर्मों की अच्छाइयों को एक साथ मिलाकर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का अर्थ लिखिए, यानी हमें फॉर्मल एजुकेशन का मतलब बताना है। फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जिसके अंदर व्यक्ति एक लीगल इंस्टीट्यूशन के अंदर या कानून के तहत जो भी नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन को प्राप्त करता है। उसी एजुकेशन को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। वह शिक्षा जो कानूनी रूप से स्थापित संस्था द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी जो कानून ने जो रूल रेगुलेशन बनाया उसके अकॉर्डिंग जो भी संस्था बनाई गई है, इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षा को प्राप्त करता है, तो वही हमारी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है। इनफॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जिसमें व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन नहीं लेता है, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन को रिसीव करता है, वही हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो समाज में बिना किसी कानूनी संस्था के प्राप्त होती है, अनौपचारिक संस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल चेंजेस। समाज के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग चेंजेस देखे जाते हैं। सोशल चेंजेस क्या होते हैं ये अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है हर एक समय में अलग अलग जनरेशन आती है और उनके थिंकिंग और उनके विचार जो है अलग होते हैं, तो वो अलग तरीके से सोचते हैं और समाज के अंदर एक नया लाइफस्टाइल एक नई तरीके की क्रिएटिविटी को लाते हैं। तो इससे क्या होता है समाज के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है कि समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, मूल्य है, विश्वास है, समय समय पर उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, वही हमारा सोशल चेंजेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है हमारा, केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पर वुमेन की जो संख्या है वो मैन के मुकाबले में ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना समाज सुधार के स्वराज्य का विचार अर्थहीन है, ये कथन किसका है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर ये जो स्टेटमेंट दी गई है उसको हमें बताना है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। तो इसके अंदर महात्मा गांधी जी ने ये बोला है कि जो स्वराज है यानी जो स्वतंत्रता है, अगर हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले समाज के अंदर जो कुछ भी बुराइयां हैं उसको खत्म करना होगा, समाज के अंदर सुधार लाना होगा, तभी जाकर जो है हमें स्वराज प्राप्त होगा, उसका एक मीनिंग निकल के आएगा स्वराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक न्याय से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस क्या है कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए सभी को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और उसके अकॉर्डिंग उनको वेतन प्राप्त किया जाए। अगर कहीं पर एक पुरुष काम कर रहा है और महिला भी काम कर रही है उतनी ही देर के लिए जितनी देर के लिए पुरुष काम कर रहा है, तो पुरुष को ज्यादा सैलरी मिले और महिला को कम, क्योंकि वो एक महिला है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस महिला की जो एबिलिटी है वो पुरुष के मुकाबले में ज्यादा हो, तो हर एक व्यक्ति को उनकी एबिलिटी को देखते हुए उनको अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को प्रदान करना चाहिए, वही हमारा लैंगिक न्याय कहलाता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे सब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर आ रहे थे, चाहे वो हमारा शॉर्ट टाइप हो गया, लॉन्ग टाइप हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, वन वर्ड हो गया, वो सारे ही क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। जितने भी हमने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर करे उनके अंदर हमें एक्सप्लेन करके क्वेश्चन का आंसर लिखना था। अब जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके अंदर हमें एमसीक्यू टाइप्स में ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फ्लोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन जो है हम करेंगे, जिनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कहते हैं। तो आपको अगर इन सारे क्वेश्चन में से किसी में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको अपनी आंसर शीट के अंदर लिखना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राजनीतिक विज्ञान
को डैश कहा जाता है। अब इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीतिक विज्ञान, सरकार विज्ञान, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, ए और बी बोथ, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसको साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, साथ ही साथ साइंस ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विधियों के नियम नामक पुस्तक की रचना डैश ने की थी। यानी कि ये जो बुक है द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दुर्खिम, मैक्स वेबर, मर्डाक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी किस समूह के अंतर्गत आता है? यानी कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है वो हमें बताना है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हमारा सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो आपदा से घिरे हुए हैं, युद्ध के समय में या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है उससे पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद करती है। तो जो हमारी ये सोसाइटी है वो द्वितीयक समूह के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा का उसके पति के भाई के साथ विवाह करना डैश विवाह के अंतर्गत आता है। यानी एक लड़की है जिसके पति की मृत्यु हो गई है और वो जो है अपने पति के जो छोटा भाई है उससे शादी करेगी, तो वो विवाह यानी वो शादी क्या कहलाएगी? समांतर विवाह, पति भ्राता विवाह, या साली विवाह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो विवाह जो होगा वो हमारा पति भ्राता विवाह होगा, क्योंकि इसके अंदर भाई के साथ शादी हो रही है, लेवरिएट मैरिज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर के द्वारा उसकी मृत पत्नी की छोटी बहन से शादी या विवाह करना किस विवाह के अंतर्गत आता है? यानी एक ऐसा लड़का है जो अपनी मरी हुई जो बीबी है उसकी छोटी सिस्टर से अगर शादी करता है तो वो विवाह कौन से विवाह के अंदर आता है, किस टाइप का विवाह कहलाएगा? तो वो विवाह साली का विवाह कहलाएगा, क्योंकि पत्नी की जो बहन होती है उसको साली कहा जाता है। इसी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जाति के लड़के द्वारा निम्न जाति की लड़की के साथ किया गया विवाह कहलाता है। यानी कि एक लड़का है जो हायर कास्ट का है और वो शादी लोअर कास्ट वाली लड़की से करता है, तो इस तरीके की मैरिज अनुलोम विवाह कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि जो हमारा प्रतिलोम विवाह होता है उसके अंदर लड़का निम्न जाति का होता है और लड़की उच्च जाति की होती है, तो वो हमारा प्रतिलोम विवाह होता है। और इसके अंदर लड़का जो है हायर कास्ट का है यानी उच्च जाति का है और लड़की निम्न जाति की है, तो इसी वजह से ये हमारा अनुलोम विवाह के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया डैश है। सोशलाइजेशन इज डैश प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस होता है हमारा सोशलाइजेशन का? अस्थायी, कम अवधि वाली, जीवन भर चलने वाली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा हमेशा चलता रहता है, यानी लाइफ लॉन्ग। जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वो हमारा करेक्ट रहेगा कि ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है सोशलाइजेशन की। इसके अंदर हम समाज के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन है, किस तरीके की स्थिति है, जो भी नया लाइफस्टाइल आता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो वही सारी चीजें हमारी सोशलाइजेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी है। व्हाट इज एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल? परिवार, जनमत, आस पड़ोस, या उपयुक्त सभी। तो ये सारी ही ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसी हैं जो हमारी सोशल कंट्रोल एजेंसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है, यानी इज इट नॉट एन इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। इसके अंदर हमें बताना है सोशल कंट्रोल का जो साधन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन जो है हमारा वो सोशल कंट्रोल का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेस्टर्न रीजन की जो ट्राइब है वो हमें बताना है, टोडा, बगाड़ा, सहरिया, या जरावा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सहरिया हमारी पश्चिमी क्षेत्र की एक जनजाति है, यानी एक ट्राइब आप कह सकते हो, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्णों के डैश प्रकार हैं, यानी कितने टाइप्स हैं वर्ण के इंडिया के अंदर? मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स जो हैं वो माने जाते हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों का पहला उल्लेख डैश में है, यानी कि जो वर्ण है सबसे पहले हमारे ऋग्वेद के अंदर मेंशन किए गए हैं, ना कि अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के अंदर। पुराना ऋग्वेद है और उसी के अंदर मेंशन किया गया है वर्णों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि 2001 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। तो 75% लोग जो हैं साक्षर हैं, या आप कह सकते हो लिटरेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चालू किया गया था, यानी जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर? 1995 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। जितने भी हम डेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर आपको डेट याद रखनी
नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आपको डेट याद हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, या लॉन्ग टाइप में भी उनको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी में व्यक्ति के भौतिक कारण में डैश शामिल नहीं है, यानी कि द फिजिकल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर हमें बताना है कि भौतिक कारण के अंदर कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। भूमि की जो कमी है, लैक ऑफ लैंड, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है पॉवर्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है, यानी जो हमारी अनटचेबिलिटी है उसको कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल के अंदर रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जो हमारा आर्टिकल 17 है उसके अंदर अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अनुसूचित जातियां कम पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेट में अनुसूचित यानी जो शेड्यूल कास्ट की जो क्लास होती हैं वो कम पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह डैश में शुरू किया गया था, यानी जो विडो रीमैरिज का जो एक्ट है कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो 1856 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यह हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी इसको पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 1955 डैश से संबंधित है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो रिपोर्ट आई थी 1955 में वो किस चीज से संबंधित है हमें बताना है। चाइल्ड लेबर से, या घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई सा नहीं। तो आपको बताना है जो 1955 के अंदर रिपोर्ट आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है महिलाओं के साथ शादी के बाद पति के द्वारा या अदर किसी भी फैमिली मेंबर के द्वारा उनको मारा पीटा जाता है, घरेलू हिंसा की जाती है, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी 1955 के अंदर। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सेकंड। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। आई होप सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होंगे। रिक्त स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह विषय जो मनुष्य के जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दी है, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो बायोलॉजिकल और सोशल कल्चरल के स्टडीज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, मानव शास्त्र या रसायन शास्त्र। तो आपको बताना है वो मानव शास्त्र कहलाता है, यानी एंथ्रोपोलॉजी। ये आपका करेक्ट यहाँ पर फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम डैश में पारित किया गया था। स्पेशल एक्ट मैरिज जो है वो कब पास किया गया था, 1955 में या 1998 के अंदर। तो आपको बताना है 1955 के अंदर। अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन 1954 होता तो वो आपका करेक्ट होता, क्योंकि 1954 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद इसको लागू किया गया था 1955 में। तो आपका 1954 भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा बंद करने का कानून डैश में पारित किया गया था। तो वो हमारा कब पारित किया गया था, 1829 के अंदर इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सामाजिक नियंत्रण का डैश साधन है, यानी कि जो स्टेट है वो सोशल कंट्रोल का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो आपको बताना है वो हमारा फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का डैश का धर्म होता है। हिंदू धर्म होता है, उनका स्वयं का धर्म होता है, या ईसाइयों का धर्म होता है। तो जितने भी ट्राइबल पीपल होते हैं उनका खुद का यानी देयर ऑन रिलीजन, उनकी खुद की रिलीजन होता है, उनका खुद का कल्चर होता है। ना वो हिंदू होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, उनका खुद का आप बता सकते हो एक अलग रिलीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का आकार डैश होता है। जो हमारी रूरल कम्युनिटी होती है उनका साइज काफी स्मॉल होता है, बिग नहीं होता, क्योंकि वो ग्रामीण के अंदर गांव वगैरह के अंदर है। ये चीज हमने अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर भी देखा था। जो कम्युनिटीज होती है ग्रामीण गांव वगैरह के एरिया में वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, लेकिन जो नगर के अंदर कम्युनिटीज होती है यानी शहरों के अंदर जो कम्युनिटीज होती है वो बड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय समाज की अर्थव्यवस्था डैश होती है, कृषि या मौद्रिक। तो आपको बताना है जो अर्बन सोसाइटीज होती है उनकी इकोनॉमिक किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमारी मॉनेटरी के अंदर यानी मौद्रिक के ऊपर, क्योंकि कृषि जो है गांव वगैरह के अंदर की जाती है, खेती बाड़ी। तो गांव वगैरह की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि बेस्ड होती है, लेकिन नगर की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मौद्रिक होती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रियां होती है, तो उन सारी चीजों पर जो है वो बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म डैश है, यानी आपको बताना है हिंदू रिलीजन क्या है, बहुदेववादी है या एक देववादी है। तो आपको बताना है हिंदू रिलीजन बहुदेववादी है, क्योंकि हिंदू रिलीजन के अंदर काफी सारे देवी देवताओं को माना जाता है, उनको पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग डैश कहलाते हैं। जो लोग जुडेजियम पर बिलीव करते हैं वो लोग जूइश कहलाते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम डैश में पारित किया गया था। जो हमारा अनटचेबिलिटी का जो एक्ट है वो कब पास किया गया था, 1955 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अनुसूचित जातियों के लोग डैश कुएं से पानी नहीं भर सकते थे।
प्राइवेट जो कुएं वगैरह होते हैं उन कुएं से जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों को पानी निकालने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था अगर वो पानी निकालेंगे तो वो पानी गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो प्राइवेट वेल्स होते हैं उनमें से जो है पानी निकालने की उनको परमिशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम डैश में बनाया गया था, जो हमारा डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1976 के अंदर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के समय आर्य डैश थे। जो ऋग्वेद का समय था उस समय में आर्य पितृसत्तात्मक थे, ना कि मातृसत्तात्मक थे, यानी कि पेट्रियार्की सिस्टम था। हर एक चीज रूल रेगुलेशन बनाना घर के अंदर जो चीजें की जाती थी सोसाइटी के अंदर, घर के अंदर, वो कौन किया करता था? जो एक पुरुष हुआ करता था वो किया करता था। तो आज भी कई सारे घरों के अंदर इसी तरीके की व्यवस्था जो है देखी जाती है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मानव शास्त्र को आदि समाजों का समाज शास्त्र कहा गया है, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। तो जो हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी है उसको द सोशियोलॉजी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज कहा जाता है, तो आपको बताना है ट्रू, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र संख्यात्मक होते हैं, सोशियोलॉजी न्यूमेरिकल, फॉल्स, सोशियोलॉजी न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, संख्यात्मक नहीं होते हैं। रॉबर्ट के मार्टन ने जैविक समानता का खंडन किया था, बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज जो है उसका खंडन किया था, तो आपको बताना हाँ किया था, इसका मतलब ये हमारा ट्रू रहेगा, सही। आरंभिक आंकड़े वह होते हैं जो दूसरों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, यानी जो प्राइमरी डाटा होता है वो एक ऐसा डाटा होता है जिसको अदर जो लोग होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। ट्रू या फॉल्स आपको बताना है फॉल्स, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है, प्रारंभिक आंकड़े, उसको खुद के द्वारा एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, इसलिए हमारा फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेमिन सॉफ्ट जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुदाय यानी कम्युनिटी, तो ये सही है, आपको ये बताना है, ये हमारा एक जर्मन वर्ड है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेसल सॉफ्ट जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ है समिति, यानी कि जो हमारा जेसल सॉफ्ट जो एक शब्द है जर्मन का उसका मतलब होता है कमिटी, तो ये हमारा ट्रू है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे ट्रू रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में हम की भावना नहीं होती है। जब अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था शॉर्ट टाइप में, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्स के अंदर जो फीलिंग होती है वो वी की फीलिंग होती है, यानी हम की। अगर एक व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है, कुछ भी चीज को अचीव करता है, तो वो वहाँ पर क्या लगाता है, हमारे द्वारा किया गया है, यानी वहाँ पर हम की फीलिंग होती है, इसी वजह से हमारा गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज नो फीलिंग ऑफ वी इन ग्रुप, लेकिन फीलिंग तो होती है वी की, इसलिए हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपत्नी विवाह में एक से ज्यादा पति होते हैं। अब क्वेश्चन ही हमारा उल्टा सा है, जब बहुपत्नी की बात हो रही है तो वहाँ पर पत्नियां ज्यादा होंगी ना, पति क्यों ज्यादा होंगे, इसी वजह से हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पत्नियां ज्यादा होती हैं, एक से अधिक पत्नी होती हैं, ना कि हस्बैंड ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत के गोंड और बेगा जनजातियों में शाली विवाह प्रचलित है, तो आपको बताना है हाँ ये हमारा सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाहित व्यक्तियों को विवाह यौन संबंध बनाने की अनुमति देता है, यानी एक शादी जो है किस चीज को अलाउ करता है, सेक्सुअल रिलेशन को अलाउ करता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, शादी के बाद जब एक लड़का और एक लड़की सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी के द्वारा, तो इसी वजह से हमारा ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही गोत्र के लड़का लड़की आपस में विवाह कर सकते हैं, तो आपको बताना है नहीं, ये हमारा फॉल्स रहेगा, क्योंकि एक ही गोत्र के लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। अगर आपके घर में भी किसी की शादी हुई है तो आपको पता होगा कि सेम गोत्र के लोगों की शादी नहीं करवाई जाती है हिंदू धर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृवशा अधिकार के रिश्तेदारी व्यवहार में पिता की बहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो आपको बताना है ये हमारा ट्रू है। इसके अंदर जो फादर की जो सिस्टर होती है उनका एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो स्थान होता है या प्लेस होता है, तो ये हमारा ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर कम करने से जीवन स्तर में सुधार होता है, यानी अगर रिड्यूस किया जाता है बर्थ रेट को तो इससे स्टैंडर्ड लाइफ इंप्रूव होती है, तो ये ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है ट्रू है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और जनसंख्या बढ़ने की वजह से गरीबी बेरोजगारी जैसी प्रॉब्लम जो है आने लग जाती है। लेकिन अगर जन्म दर कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, तो इसी वजह से हमारा सही रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारिक शिक्षा द्वारा ज्ञान और नैतिकता को भी प्रदान किया जाता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है वो मॉरलिटी की नॉलेज को प्रोवाइड करवाता है, तो ये सही है, आपको बताना है ये हमारा ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख
प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय के हितों को नियमित करना होता है। यानी कि जो सोशल कंट्रोल है उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, समुदाय और व्यक्ति जो होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी और जो इंडिविजुअल जो पर्सन है उनके इंटरेस्ट की बात करना। तो ये हमारा ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। गाँव के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो आपको बताना है नहीं ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से हमारा फॉल्स रहेगा, फॉल्स, क्योंकि गाँव के अंदर जनसंख्या जो होती है वो कम होती है लेकिन शहरों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक वंशानुगत समूह है। तो आपको बताना है हाँ, जो कास्ट होती है हमारे वो हेरिडिटी ग्रुप होता है, क्योंकि वो जन्म के आधार पर होती है जाति, लेकिन क्लास जो होती है वो जन्म के आधार पर नहीं होती है। अब जब हमने डिफरेंस वाला क्वेश्चन करा था कास्ट और क्लास का, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाटव जाति के लोग चमड़े का काम करते हैं, लेदर का वर्क करते हैं जाटव कास्ट के लोग। तो आपको बताना है ये ट्रू है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिब्बत के शरणार्थी जैन धर्म को मानते हैं। जो तिब्बत के शरणार्थी हैं वो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, क्योंकि तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म को माना जाता है। इसी वजह से भारत के अंदर जो शरणार्थी आते हैं वो लोग भी जो है बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को। तो इसीलिए हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वो जैन धर्म को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी एक अयोग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता है। यानी एक आप कह सकते हो डिसेबिलिटी है पॉवर्टी, जिसके अंदर जो पर्सन है वो अपने खुद के लिए जो है खाने की अरेंजमेंट नहीं कर पाता है। तो ये हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार अशिक्षा एक दाग की तरह है। तो ये हमारा ट्रू है, गांधी जी ने सही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश के मध्य भाग में ज्यादा है। यानी जो सेंट्रल पार्ट है कंट्री का उसके अंदर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की। तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक परिवार में पुत्रियों को पिता के उत्तराधिकारी का अधिकार मिलता है। यानी जो पेट्रियार्की फैमिली होती है उनके अंदर जो डॉटर्स होती है उनका भी जो है संपत्ति में अधिकार होता है पेट्रियार्की सिस्टम में, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से हमारा फॉल्स है, क्योंकि पेट्रियार्की सिस्टम में महिलाओं का कोई महत्व नहीं होता है। वहाँ पर केवल जो पुरुष होते हैं, पुत्र होते हैं, उन्हीं का अधिकार होता है अपने पिता की संपत्ति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार लड़कियों को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है। ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा एक्ट है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो 1956 में लागू किया गया था उसके अंदर जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनको भी ये राइट दिया गया कि वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार रखती हैं। तो इसी वजह से हमारा फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन हमारा गलत तरीके से पूछा गया है। तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जब आपने पहली बार में ये समझ लिया कि क्वेश्चन हमसे क्या आंसर चाह रहा है, तो आप इजिली हर एक आंसर को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो या उसका करेक्ट ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र के युग में बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाता था। यानी जो चाइल्ड मैरिज है उसको इंकरेज किया जाता था धर्मशास्त्र के समय में। ये हमारा ट्रू है, क्योंकि उस समय में काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता था बाल विवाह को, लेकिन आज के समय में इसको बंद कर दिया गया है। ये हमारा इलीगल है अगर किसी भी नाबालिग बच्चों की शादी करवाई जाती है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम अपने सही जोड़े की, यानी जो हमारा मैच द फॉलोइंग कॉलम है उसको हम करते हैं, यानी कि मैच द कॉलम। इसके अंदर हमें मिलान करना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, का और खा, यानी ए और बी। का में बताया गया पतिव्रता विवाह। अब इसको आप किसके साथ मिलान करोगे? पतिव्रता विवाह क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक ऐसा विवाह जब एक स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए और वो उसके भाई के साथ जब विवाह करती है तो वो हमारा पतिव्रता विवाह होता है। इसलिए ये इसका करेक्ट मिलान होगा। आप इसको इस तरीके से मिलान करोगे। अछूत हमारा क्या होता है? जो दलित लोग होते हैं उनसे छुआछूत जो किया जाता है, तो इसके साथ मिलान कर दोगे। बाल श्रमिक निषेध अधिनियम, समूह अस्थायी विवाह, ये थोड़ी होगा हमारा मिलान। इसका जो मिलान होगा हमारा जो बाल श्रमिक निषेध अधिनियम जो है वो 1976 में लागू किया गया था। यानी जो हमारा चाइल्ड लेबर जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट 1976 के अंदर किया गया था। व्यक्तियों का जो संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक समूह, एक ग्रुप के नाम से जानते हैं। मुता एक ऐसा आप कह सकते हो मैरिज होती है जिसके अंदर परमानेंट मैरिज नहीं की जाती बल्कि टेम्परेरी मैरिज की जाती है। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक मैरिज की जाती है और उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। मिलान जब भी आप अपने एग्जाम के अंदर करोगे कभी भी आपको इस तरीके से मिलान नहीं करना है। आपको किस तरीके से करना है? अगर फर्स्ट का जो करेक्ट मिलान जो है सेकंड में है तो आपको इसके आगे डायरेक्ट सेकंड लिख देना है अपनी आंसर शीट पे। इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम बचेगा। लेकिन आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को लिखोगे फिर उसको मिलान करोगे तो इसके अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो आपको अगर टाइम बचाना है तो डायरेक्ट आप फर्स्ट के आगे सेकंड, सेकंड का अगर थर्ड
है तो थर्ड, इस तरीके से अगर लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट जो मिलान है वो क्या है, फ्रैटरी। फ्रैटरी हमारे क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था, वो एक हमारा वंश का समूह होता है। तो वो हमारा वंश का समूह का लिखा है, सेकंड में लिखा है, तो इसके साथ आप इसको मैच कर दोगे। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद जो हमारा 17 है उसके अंदर एक्ट लाके जो है अस्पृश्यता यानी जो अनटचेबिलिटी जो होती है उसको खत्म किया गया था आर्टिकल 17 के अंदर। नेक्स्ट है द्रविड़ आदि भाषा, तो वो हमारा किसके साथ मैच होगा, फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा टोडा, उसके साथ मैच होगा। नेक्स्ट है गोंड। गोंड जो है एक आदिवासी जनजाति है। हज जो है एक हमारी धार्मिक यात्रा है जो मुस्लिम धर्म के अंदर की जाती है, काबा के अंदर। तो इस तरीके से जो हमारे मिलान वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और आपको करना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए होंगे, जितने भी हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर्स करे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी इन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।